चैप्टर 11 आई हेट ब्यूटीफुल गर्ल्स। स्नेहा नियति के हालात समझ रही थी। नियति जब से आई थी उसने नियति को सूट पहने ही देखा था। सूट के अलावा वो कोई दूसरी ड्रेस नहीं पहनती थी, पर स्नेहा मजबूर थी। अब्रम का ऑर्डर था नियति को इसी ड्रेस में उसे तैयार करना था। वो नियति के पास आए और उसे समझाते हुए बोली, देखो बेटा, 20 जैसा कह रहे हैं उनकी बात मान लो, वरना तकलीफ तुम्हें ही होगी। इसे पहन लो बेटा प्लीज। स्नेहा उससे रिक्वेस्ट करने लगी। कुछ पल नियति ने सोचने के बाद उसने हालात के सामने घुटने टेक कर हाँ कर दी। उसने ड्रेस चेंज की और स्नेहा ने उसे तैयार किया। फिर वो नियति को अपने साथ लेकर हॉल में आ गई, जहां अब्रम उसका इंतजार कर रहा था। अब्रम चारकोल ब्लैक कलर के सूट में बहुत डैशिंग लग रहा था। अपने पीछे किसी की प्रेजेंस को फील कर उसने मुड़कर देखा और नियति को देखकर उसकी नज़र कुछ पल के लिए उस पर ही ठहर गई। वो उसे अपनी काली आंखों से नीचे से ऊपर तक देख रहा था। नियति ने वाइन कलर का स्लीवलेस फुल लेंथ वाला गाउन पहना था, जिसमें उसका पतला दुबला शरीर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा। स्मोकी आईज और लाइट मेकअप में नियति बहुत एलिगेंट लग रही थी और अपनी उम्र से थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही थी, पर उसके चेहरे की मासूमियत वो अभी भी वैसे ही बरकरार थी। नियति ने शर्म से अपनी पलकों को झुकाया हुआ था। उसने आज से पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने जिसमें उसका शरीर दिखे। वो बार बार अपने हाथों को आपस में मसल रही थी। उसकी ये नर्वसनेस अब्रम से छुपी नहीं थी। तभी अब्रम ने उसे देखते हुए मन में कहा, खूबसूरत हो, शायद इसीलिए इस काम के लिए चुनी गई हो। बट आई हेट ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्योंकि खूबसूरती एक धोखा है और धोखा अब्रम सिंह चौहान को पसंद नहीं। अब्रम नियति को देखते हुए उसके पास गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लेट्स गो। नियति उसे घूर रही थी। उसने अपने होठों से एक शब्द नहीं कहा और उसके पीछे पीछे चली गई। नियति अब तक एक बात समझ गई थी, अब्रम की बात न मानना और उससे बहस करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसलिए वो उसकी सारी बात मानते हुए अब उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही थी। जब अब्रम नियति के साथ बाहर आया तो टाइगर, जैगुआ और पाइथन नियति को देखकर उसे देखते ही रह गए। टर्टल, तुम पहले से ही इतनी खूबसूरत थी, पर आज तो तुम कमाल लग रही हो, जैगुआ उसे देखते हुए बोला। तो वहीं टाइगर ने भी खुद से कहा, टर्टल, आज तुम ही पार्टी में सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगी। कोट। पाइथन ने दरवाजा खोला तो नियति ने एक नज़र अब्रम को देखा। वो उसे ही देख रहा था। उसने जल्दी से नजरें फेरी और अंदर बैठ गई। दूसरी तरफ से अब्रम भी बैठ गया। पाइथन ड्राइविंग सीट पर बैठा और दोनों को लेकर चला गया। टाइगर और जैगुआ दोनों दूसरी गाड़ी लेकर चले गए। करीब 1 घंटे बाद वे लोग डेस्टिनेशन पर पहुंचे। वो एक रिजॉर्ट था। अब्रम ने नियति की तरफ देखा, जो अभी भी सिर झुकाए बैठी थी और बार बार अपने बालों को सही कर रही थी। उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ये देखकर अब्रम ने अपनी आंखें बंद कर गुस्से में अपनी मुट्ठी को कस लिया। फिर गहरी सांस लेकर उसने एक बॉक्स नियति को देते हुए कहा, वेट। अब्रम पार्टी में पहुंचा तो सबकी नजरें उस पर आकर ठहर गई। सब उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। अब्रम की आंखों ने एक नज़र सबको देखा। वो सबको एक नज़र देखकर ही समझ गया था किसकी स्माइल रियल है और किसकी फेक। उसने भी अपने होठों पर एक फेक स्माइल सजाए और अपने लंबे लंबे कदमों को आगे बढ़ाते हुए पार्टी हॉल के सेंटर में आ गया। उसके पीछे से टाइगर, जैगवार दोनों नियति को लेकर अंदर आए। नियति की नर्वसनेस अब थोड़ी कम हो गई थी। अब्रम ने जो बॉक्स उसे दिया था उसमें एक डेनिम जैकेट था जिसे नियति ने पहन लिया था और अब उसके खुले कंधे ढक गए थे, जिससे नियति कंफर्टेबल फील कर रही थी। जैकेट पहनने के बाद भी उसकी खूबसूरती में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी उतनी खूबसूरत दिख रही थी। अब्रम के पहुंचते ही सब ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उससे बात करने की कोशिश करने लगे। वहीं अब्रम सबको इग्नोर कर विकास मल्होत्रा से बात कर रहा था। विकास मल्होत्रा ने अब्रम के सामने एक हाथ बढ़ाते हुए कहा, वेलकम मिस्टर चौहान। अब्रम ने भी एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे ग्रीट किया और फिर दोनों बात करने लगे। प्लान के अकॉर्डिंग कुछ देर तक टाइगर और जैगुआ दोनों नियति के साथ खड़े रहे। फिर दोनों ने मौका पाकर नियति को अकेला छोड़ दिया और छुपकर उसके ऊपर नजर रखने लगे। जब नियति ने महसूस किया कि जैगुआ और टाइगर दोनों ही उसके पीछे से गायब है तो उसने पलटकर देखा। दोनों को न देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसकी आंखों में और चेहरे पर डर दिखने लगा। उसने घबराहट में अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, हे भगवान, ये दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊंगी?
ये बोलकर उसने एक नज़र सभी को देखा। वे सारे चेहरे जो उसे दिख रहे थे वे उसके लिए अनजान थे। इतने सारे अनजान चेहरे को देखकर नियति और डर गई और तभी उसने महसूस किया कि सभी की नज़रें रह रहकर उसे ही देख रही हैं। ये देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई और उसने डर और घबराहट का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारते हुए उम्मीद भरी नज़रों से अब्रम, जगुआ और टाइगर को ढूंढने लगी। पर तीनों ही उसे नहीं दिख रहे थे। जगुआ और टाइगर दोनों ही छुपकर उसे देख रहे थे तो वही अब्रम लोगों से घिरा हुआ था। लोगों का उसे घेरना भी लाजमी था। अब्रम से मिलने की अपॉइंटमेंट लेना, उससे मीटिंग करना बहुत मुश्किल था। सभी उसके साथ बिजनेस करने की ख्वाहिश रखते थे, पर अब्रम अपना बिजनेस पार्टनर खुद चुनता था। जिनमें कुछ काबिलियत होती थी, कुछ करने का जुनून होता था, वो ऐसे लोगों के साथ ही बिजनेस करता था। इसीलिए सब उससे मिलने के बहाने उसे इम्प्रेस कर रहे थे ताकि फ्यूचर में वे उसके साथ बिजनेस कर सके। नियति को परेशान देखकर जगुआ ने टाइगर से कहा, यार मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। नियति ऐसी लड़की नहीं है जैसा बीस्ट सोचते हैं। देखना बेचारी कितना परेशान लग रही है और घबरा भी रही है। उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने भी नियति को देखते हुए कहा, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इस तरह की पार्टी में पहली बार आए हो। पता नहीं बीस्ट को क्यों इस पर भरोसा नहीं हो रहा। मुझे तो ये मासूम लग रही है। उद्धरण चिन्ह। हाँ यार, ये मासूम है, हमें बीस्ट को समझाना चाहिए, वो इस पर शक करना छोड़ दे। जगुआ की इस बात पर टाइगर ने चौंकते हुए कहा, रियली? तू बीस्ट को समझाएगा? इतनी हिम्मत है तुझ में? ये सुनकर जगुआ ने मुंह लटका लिया। उसके लटके हुए मुंह को देखकर टाइगर को हंसी आ रही थी। उसने जैसे ही जगुआ को कुछ कहना चाहा, तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन देखकर टाइगर ने जगुआ से कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तू टर्टल पर नजर रख। उद्धरण चिन्ह। जगुआ ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया और नियति को देखने लगा। वहीं अब नियति लोगों की घूरती नजरों से परेशान हो गई थी। उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए चलने लगी। तभी लोगों की भीड़ में उसे अब्रम की हल्की सी झलक दिखी। उसे देखकर नियति के होठों पर स्माइल आ गई और वो उसके पास जाने लगी। इससे पहले कि वो अब्रम के पास जा पाती, उसकी नज़र अतिश खन्ना के पीछे चल रहे समर्थ पर गई। समर्थ को देखते ही नियति खुश हो गई और उसके होठों ने धीरे से कहा, समर्थ आप हमें मिल गए। कोट गाउन पकड़े नियति जल्दी जल्दी चलने लगी, पर तभी किसी से टकराकर वो एकदम से पलट गई। उसने जल्दबाजी में उस आदमी से माफी मांगी और वापस से उस ओर देखने लगी, पर अब समर्थ वहां नहीं था। ये देखकर उसने अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाया और खुद से कहा, समर्थ आप कहाँ चले गए? अभी तो आप यहीं थे। उद्धरण चिन्ह। वो फिर से समर्थ को ढूंढने लगी, पर समर्थ उसे कहीं नहीं दिखा। तभी अचानक से अब्रम उसकी आंखों के सामने आ गया। उसे देखकर नियति डरकर एक कदम पीछे हो गई। ये देखकर अब्रम मुस्कुराया और मन में बोला, टर्टल तुम्हारे चेहरे का उड़ा रंग बता रहा है कि तुम किसी को ढूंढ रही हो। ढूंढो ढूंढो, जिस तक तुम्हारी नजरें पहुंचेंगी वही मेरा टारगेट होगा। कोट अब्रम नियति के पास चलकर आया और उसके ऊपर हल्का सा झुकते हुए धीरे से उसके कान के पास कहा, क्या हुआ, किसी को ढूंढ रही हो? नियति ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और पीछे हो गई तो अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, एंजॉय दी नाइट। कोट ये बोलकर वो चला गया। तभी नियति ने उसे जाते हुए देखकर खुद से कहा, मेरी तो आपने ये हालत की है। अगर आपको समर्थ के बारे में पता चला तो पता नहीं आप उसके साथ क्या करेंगे। कहीं आप उसकी जान ही ना ले ले, इसलिए मैं आपको समर्थ के बारे में कभी कुछ नहीं बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोल नियति ने अब्रम से नजरें हटाए और फिर से समर्थ को ढूंढने लगी। तभी उसे समर्थ गार्डन में जाता हुआ दिखा। उसे देखकर नियति फिर से खुश हो गई। उसने इधर उधर देखा तो टाइगर, जगुआ और अब्रम कोई उसके आसपास नहीं था। ये देखकर वो खुश हो गई और गार्डन की तरफ जाने लगी। फिर कुछ सोचकर वो रुक गई। उसकी नज़र एक टेबल पर गई जहां काले रंग की शॉल रखी थी। उसने इधर उधर देखा और टेबल के पास जाकर उसने शॉल ले ली और फिर उससे खुद को कवर करते हुए गार्डन में आकर समर्थ को ढूंढने लगी। पर समर्थ उसे कहीं नहीं दिख रहा था। गार्डन बहुत बड़ा था और वहां झाड़ियां और कुछ पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे लगे थे। नियति अभी भी खाली आंखों से समर्थ को ढूंढ रही थी कि तभी उसके कानों में कुछ आवाजें गई। उसने ध्यान से उन आवाजों को सुना तो वो आवाज झाड़ियां के पीछे से आ रही थी। आवाज का पीछा करते हुए नियति झाड़ी के पीछे गई तो देखा एक लड़का एक लड़की के ऊपर झुका हुआ था और उसे किस कर रहा था। ये देखकर वो चौंक गई और जल्दी से पलटकर वहां से जाने लगी, पर तभी उस लड़की की नजर नियति पर गई और उसने नियति को देखकर लड़के को पीछे धकेलते हुए गुस्से में कहा, हाउ डरे, यो कौन हो तुम?
और यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर नियति रुक गई और उससे माफी मांगने लगी। तभी उस लड़के ने लड़की के गाल पर प्यार से किस करते हुए कहा, ओ बेबी, तुम भी ना कहा इस लड़की के चक्कर में पड़ी हो। इस लड़की की वजह से तुम हमारा इतना अच्छा मोमेंट क्यों स्पॉइल कर रही हो? वो लड़का नशे में बोल रहा था तो वहीं जब उसकी आवाज नियति ने सुनी तो वो चौंक गई। समर्थ, नियति के होठों से निकला। आवाज सुनकर जैसे ही समर्थ पीछे मुड़ा तो वो भी नियति को देखकर चौंक गया। वो नशे में था पर फिर भी उसने नियति को पहचान लिया था। वो जल्दी से उसके पास आया और उसे देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम दिल्ली कब आए? उद्धरण चिन्ह। क्यों पसंद नहीं है अब्रम को खूबसूरत लड़कियां? क्या होगा जब अब्रम नियति और समर्थ को साथ में देखेगा? क्या करेगी नियति समर्थ के साथ? जानने के लिए अगले चैप्टर का इंतजार करें। हॉट ब्रोकन नियति। समर्थ को किसी और लड़की के इतने करीब देखकर नियति को गुस्सा आ रहा था। उसे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए भारी गले से कहा, समर्थ, आप इस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? आप इस लड़की के इतने करीब क्यों गए? बताएं मुझे। मैं आपको दर बदर ढूंढ रही हूं और आप इस लड़की के साथ। नियति ने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। वही समर्थ उसकी बात सुनकर गुस्से में बोला, 1 सेकंड बेला, तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली? मैं किसी के भी साथ रहूं ये मेरी मर्जी है। तुम कौन होती हो मुझसे ये सब पूछने वाली? उसकी बात सुनकर नियति हैरान रह गई थी। तभी उसने रोते हुए कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं कौन होती हूँ? क्या आप भूल गए हैं कि हमारा क्या रिश्ता है और हम एक दूसरे के क्या लगते हैं? उसकी बात पर समर्थ ने हंसते हुए कहा, रिश्ता? किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? बेला, तुम गांव में रहने वाली हो और मैंने 15 साल की उम्र में ही गांव छोड़ दिया था। मेरा एक अलग ही स्टैंडर्ड है, तुम तो मेरी स्टैंडर्ड को मैच तक नहीं करती। फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने बाबा की बात मानकर तुमसे शादी करूंगा? उद्धरण चिन्ह। बेला उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर उसके गाल पर आ गए, पर उसके रोने से समर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, पागल हो गई हो क्या? जो गांव छोड़कर यहाँ चली आई, जाओ और गांव वापस लौट जाओ। मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला। मेरी जिंदगी में श्रुति है और मैं अपनी श्रुति से बहुत प्यार करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसने अपने बगल में खड़ी लड़की को अपनी बाहों में भर लिया। वही ये सब देखकर बेला हैरान रह गई। उसके ऊपर जैसे कोई आसमान टूट पड़ा हो, उसे इतना दर्द हो रहा था। अब वो अपने दर्द को सहन भी नहीं कर पा रही थी। तभी उसने अपने गुस्से और दर्द की मिलीजुली भावना से समर्थ को देखते हुए कहा, आप शहर आकर इतना कैसे बदल सकते हैं? क्या आप हमारे बाबा का वादा भी भूल गए? आप जानते भी हैं मैं आपको ढूंढते हुए शहर तक आ गई। किन हालातों से गुजर कर मैं आप तक पहुंची हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर समर्थ ने होठों को तिरछा कर कहा, बेला, मैं 10 सालों से गांव नहीं गया, पर मुझे गांव की पूरी खबर है। तुम उस ठरकी ठाकुर से बचकर यहाँ आए हो ना जानता हूँ मैं। ये सुनकर नियति चौंक गई। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि सब जानते हुए भी वो उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था। उसने रोते हुए ही कहा, आप सब जानते थे? हाँ, मैं सब जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो बूढ़ा तुम्हारे पीछे पूरी तरह पागल है और वो तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए अपने आदमियों को जरूर भेजेगा। तो बेहतर होगा तुम खुद ही वापस चली जाओ। शायद तुम्हारी सजा कुछ कम हो जाए। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठाकुर से दुश्मनी मोल लोगी तो अपने परिवार को खो दोगी। इसलिए मेरी बात मानो और वापस चली जाओ। और अब तुम मुझे तो भूल ही जाओ। मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूंगा कभी नहीं। बेला, मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों को देखता तक नहीं, तो मेरे सपने देखना छोड़ दो और चली जाओ यहाँ से। समर्थ के बोले गए शब्द नियति के दिल में तीर जैसे लग रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका समर्थ एक दिन उससे ये सब कहेगा। आज उसकी उम्मीद ही नहीं, वो खुद पूरी तरह टूट गई थी। समर्थ ने उसके सामने ही श्रुति को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर चला गया। ये देखकर नियति और टूट गई। वो अपने पैरों पर ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाई और धड़ाम से नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। वो खुद को लाचार महसूस कर रही थी। उसकी आंखों के सामने समर्थ के साथ बिताए कुछ लम्हे तैरने लगे और वो उन लम्हों को याद करने लगी। नियति को दूर जाते देखकर समर्थ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। मेरे पास आओ बेला, मुझे तुम्हें अभी और देखना है। नियति मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी।
समर्थ ने उसके गाल पर अटखेलियां करती उसके बालों की एक लट को नियति के कान के पीछे करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। नियति की पलकें शर्म से झुक गई। समर्थ उसके चेहरे को देखते हुए उसके ऊपर झुकने लगा, तो उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर नियति ने पलकें उठाकर उसे देखा। समर्थ उसके बहुत करीब था। उसे अपने इतने करीब देखकर नियति ने उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा, नहीं समर्थ, अभी नहीं। समर्थ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारी शादी होने वाली है बेला, हमारी शादी होने वाली है पर अभी हुई नहीं है। समर्थ, हमें समझने की कोशिश करो, हमें ये सब सही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई पाप करने जा रहे हैं। नियति की बात पर समर्थ होले से मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, पर अब उदास मत रहो, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। इस लम्हे को याद कर नियति ने रोते हुए खुद से कहा, कभी जो कहते थे इस चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती, वही आज आंखों में आंसू दे गए। क्या शारीरिक रिश्ता दिल के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा होता है? ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। वही जब पार्टी हॉल में अभ्रम को नियति कहीं नहीं दिखी तो उसने तुरंत टाइगर को कॉल किया। टाइगर ने उसे कॉल पर बताया कि फोन आ जाने की वजह से वो पार्टी से बाहर चला गया था। फिर उसने जगुआ से कांटेक्ट किया तो जगुआ भी पाइथन के साथ था। ये सुनकर अभ्रम ने गुस्से में कहा, तुम दोनों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? निकल गई ना अब वो हमारे हाथ से, अब मुझे कैसे पता चलेगा उसे मेरे पास किसने भेजा था? उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। उसी टाइम जगुआ और टाइगर दोनों भागते हुए उसके पास आए। अभ्रम ने दोनों को घूरा और गुस्से में कहा, जब मैंने कहा था उस पर नजर रखने के लिए तो उसे अकेला क्यों छोड़ा? उसके पूछने पर भी दोनों खामोश रहे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अभ्रम को सफाई दे सके। अब यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ और ढूंढो उसे, मुझे टर्टल चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसके एक एक शब्द दोनों के कान में सुई की तरह चुभ रहे थे। वे दोनों ही अभ्रम की बात सुनकर चले गए। उनके जाने के बाद अभ्रम ने गुस्से में खुद से कहा, टर्टल तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी जिंदगी में तुम आए अपनी मर्जी से थी, पर तुम्हारा जाना मेरी मर्जी से होगा। जहां भी छुप सकती हो छुप जाओ टर्टल, मैं आ रहा हूँ। खुद से बात कर वो भी लंबे कदमों से पार्टी हॉल से चला गया। वही जगुआ और टाइगर दोनों रिजॉर्ट के बाहर नियति को ढूंढ रहे थे कि तभी टाइगर ने गुस्से में जगुआ से कहा, तुझे मैंने कहा था ना उस पर नजर रखना, फिर तू उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? जगुआ ने उसकी तरफ देखा और झुंझलाकर बोला, अबे यार, मैंने उसे जानबूझकर अकेला नहीं छोड़ा। बीस्ट उसके साथ खड़े थे और उससे बात कर रहे थे, इसलिए मैं पाइथन के बुलाने पर चला गया। उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने दोनों हाथ कमर पर रखा और उसे देखते हुए बोला, अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं, हमें कैसे भी करके टर्टल को ढूंढना होगा। उद्धरण चिन्ह। जगुआ ने इधर उधर देखते हुए उसकी बात पर कहा, पर वो जा कहाँ सकती है? मैंने पाइथन से पूछा तो उसने भी टर्टल को बाहर निकलते नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। जहाँ एक तरफ नियति को ढूंढते हुए वे दोनों लड़ रहे थे, तो वहीं उधर अभ्रम नियति को ढूंढते हुए गार्डन में आ गया था। उसकी काली आंखें गार्डन का मुआयना कर रही थीं। तभी उसकी नज़र गार्डन में पड़ी बेंच पर बैठी एक लड़की पर गई। लड़की ने काले रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो पहचान में नहीं आ रही थी। अभ्रम उसे देखते हुए उसके पास जा रहा था। जब वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया तो उसके कानों में उस लड़की के सिसकने की आवाज गई। अभ्रम धीरे धीरे उस लड़की के पीछे से निकलकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने जैसे ही लड़की का चेहरा देखा तो अपनी भौहें सिकुड़कर बोला, टर्टल तुम यहाँ? नियति ने अपने झुके सिर को ऊपर उठाया और अपने सामने खड़े अभ्रम को देखकर चौंक गई। उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली और इधर उधर देखने लगी। उसे खुद से नजरें चुराते देखकर अभ्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए और उसने अपनी कर्कश आवाज में नियति से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैंने पार्टी में रहने के लिए कहा था, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके सवाल ने नियति के शरीर में सिहरन भर दी थी। अभ्रम के सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे अभी भी चुप देखकर अभ्रम को गुस्सा आ गया और वो नियति के करीब जाकर उसे कंधे से पकड़कर बोला, जब मैं बात किया करूं तो मेरी आंखों में देखा करो, मेरे सवालों का जवाब दिया करो, समझी तुम? लुक एट मी, अब देखो मेरी तरफ। अभ्रम के कंधे पकड़ने से नियति के कंधों में दर्द होने लगा था। उसने अपने आंसुओं को बहने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर फिर भी उसके आंसू अपनी जगह बनाकर उसकी आंखों से बह निकले।
उसने झुकी पलकें उठाकर अभ्रम की तरफ देखा तो उसकी भीगी आंखें अभ्रम की काली आंखों से जा मिली। नियति की आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं, तो वहीं अभ्रम उसे रोते देखकर हैरान रह गया था। गार्डन में ज्यादा रोशनी नहीं थी, इसलिए पहले उसे नियति की आंखों में आंसू नहीं दिखे, पर अभी उसे नियति के आंसू दिख रहे थे। उसे रोते देखकर अभ्रम के माथे पर सलवटें आ गईं, और नियति को देखते हुए उसने पूछा, हे टर्टल, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? बताओ मुझे, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? उसके इतना पूछने पर भी नियति उसे खामोशी से देखते रही। उसकी खामोशी अभ्रम के गुस्से को बढ़ा रही थी। तभी उसने नियति के कंधों पर अपनी पकड़ को और कसते हुए कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तुम क्यों रो रही हो? जवाब दो मेरे सवालों का। उसके इस तरह पकड़ने से नियति के कंधों में अब पहले से ज्यादा दर्द हो रहा था। अभ्रम का एरोगेंस अब उससे हैंडल नहीं हो रहा था, और तभी उसने हिम्मत कर उसके हाथ को झटक दिया और उसे देखते हुए गुस्से में बोली, क्या जानना चाहते हैं आप? ये आंसू, ये दर्द, ये रोना, ये सब आपकी वजह से है। मैं सिर्फ आपकी वजह से रो रही हूँ। छोड़ क्यों नहीं देते आप मुझे? मैंने कुछ नहीं किया है। जाने क्यों नहीं देते आप मुझे? नियति चिल्लाते हुए बोल रही थी। अभ्रम पहली बार उसका ऐसा रूप देख रहा था। उसे इस तरह खुद पर चिल्लाते देखकर अभ्रम की आंखें उसे गुस्से में घूर रही थी। तभी नियति उठकर जाने लगी, तो अभ्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या नियति समर्थ की बात मानकर गांव चली जाएगी? नियति का अभ्रम पर चिल्लाना क्या उसे भारी पड़ जाएगा? क्या करेगा अब अभ्रम नियति के साथ? मुझे तुम्हारे साथ सोना है। नियति के आगे बढ़ते कदम रुक गए और वो अभ्रम से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर अभ्रम की मजबूत पकड़ के आगे नियति की हर कोशिश नाकाम रही। वो थककर अभ्रम की पीठ के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर अभ्रम की पीठ पर था और वो ऊपर आकाश की तरफ अपना चेहरा किए आंखें बंद कर रो रही थी। जैसे ही नियति का बैक अभ्रम के बैक से टच हुआ तो उसके शरीर में हलचल होने लगी। ये एहसास जिसे अभ्रम अभी महसूस कर रहा था, उसने आज से पहले कभी ऐसे एहसास को महसूस नहीं किया था। उसके हाथ में अभी भी नियति का एक हाथ था। वो अभ्रम के सहारे खड़ी अपने दर्द में तड़प रही थी, तो वहीं अभ्रम उसकी नजदीकियों के एहसास से दो चार हो रहा था। आज पहली बार उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था, जिसे महसूस कर उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। वो जैसे ही मुड़ा तो नियति जो उसके सहारे ही खड़ी थी वो गिरने लगी, पर तभी उसे अभ्रम की बाहों का सहारा मिला और वो उसकी बाहों में लटकी अपनी भीगी आंखों से उसकी आंखों में देखने लगी। उसे इतना टूटा हुआ देखकर अभ्रम ने उससे कुछ नहीं कहा और झुककर उसे अपनी बाहों में उठाकर चला गया। उस पल में न जाने नियति को क्या हुआ कि उसने अपनी बाहें अभ्रम के गर्दन में लपेट दी और उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। अभ्रम नियति को अपनी बाहों में उठाए जब बाहर आया तो दोनों को देखकर जगुआ, टाइगर और पाइथन तीनों हैरान रह गए, पर फिर जल्दी से टाइगर ने कार का डोर ओपन किया। अभ्रम नियति को अपनी बाहों में थामे हुए ही गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर बाद वो सभी बीस्ट विला में थे। नियति उसकी बाहों में ही सिसकते हुए सो गई थी। अभ्रम नियति को उसके रूम में ले आया और उसे बेड पर सुलाकर उसे देखते हुए पीछे होने लगा। कौन हो तुम? क्या मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ? क्या तुम सही हो? ये बोलते हुए वो नियति को देखते हुए दरवाजे तक आया और फिर उसे एक नजर देखकर चला गया। अभ्रम अपने रूम में बैठा ड्रिंक कर रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने नियति का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। नियति का उस पर चिल्लाना और उसके सहारे खड़े होकर रोना, ये सब याद कर अभ्रम ने एक ही बार में ड्रिंक का ग्लास पूरा खाली कर दिया। उसकी आंखें शराब के नशे से बोझल हो गई थीं। उसने काउंटर पर ग्लास रखा और उठकर अपने ब्लेजर को निकालने लगा। टर्टल, तुम रो क्यों रही थी? क्या मैंने तुम्हें इतना परेशान किया? बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ टर्टल। अब उसके शब्द ही नहीं, उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे। अभ्रम अपना ब्लेजर फेंकते हुए रूम से निकला और नियति के रूम की तरफ जाने लगा। इस बीच वो खुद से ही बातें कर रहा था और बातें करते हुए ही वो नियति के रूम में आ गया। उसे सोते हुए देखकर अभ्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, कितने सुकून से सो रही हो तुम, और मुझे नींद नहीं आती। मैं भी तुम्हारी तरह सुकून से सोना चाहता हूँ टर्टल, पर मुझे सुकून तुम्हारे पास मिलता है क्यों मुझे तुम्हारे पास रहकर नींद आती है। अब तुम ही मुझे सुलाओगी, मैं अब तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अभ्रम अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और फिर अपनी शर्ट निकालकर बेड पर आ गया और नियति की कमर पर अपना सिर रखकर उस पर अपनी बाहें लपेटते हुए अभ्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। वो नियति की कमर को पकड़े हुए ही सो गया।
उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ आज सुकून भी बिखरा हुआ था। नियति नींद में ही कसमसाई, पर ज्यादा थके होने की वजह से उसमें आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसे अपने ऊपर भारीपन को महसूस हुआ। उसने झुककर देखा तो अब्रम का चेहरा देखकर वो दंग रह गई। वो अभी भी उसी पोजीशन में नियति को पकड़े सो रहा था। उसे खुद पर सोते देखकर नियति डरते हुए बोली, हे भगवान, अब क्या होगा? कहीं ये मुझे फिर से सजा न दे। पर इस बार तो मेरी गलती भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने खुद को डांटते हुए आगे कहा, नियति तेरी गलती थी ही कब? ये जानवर तो तुझे बिना गलती के अब तक सजा देते आया है, और आज फिर से ये तुझे सजा देगा। उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल सजा मिलने का सोचकर नियति का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसने डर का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारा और धीरे धीरे अब्रम को खुद पर से हटाने की कोशिश करने लगी। पर तभी उसके हिलने डुलने की वजह से अब्रम की आंख खुल गई और उसने अपनी धुंधली आंखों से नियति को देखा और उठकर बैठ गया। जब नियति ने उसे शर्टलेस देखा तो वो तुरंत पीछे मुड़कर बैठ गई। उसे ऐसे रिएक्ट करते देखकर अब्रम ने खुद को देखा और गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उसने कहा, शीट। वो बेड से उठा और अपनी नीचे पड़ी शर्ट को उठाकर पहनने लगा। उसकी नजरें शर्ट पहनते हुए एकटक नियति को ही देख रही थी। पता नहीं मैं क्यों इसके पास आ जाता हूँ, और मुझे नींद इसके पास रहकर ही क्यों आती है? अब्रम ने सोचते हुए अपनी शर्ट पहनी और नियति से कहा, डोंट पैनिक, मैं बस सोने आया था। ये बोलकर वो चला गया। तो वही उसकी बातें सुनकर नियति हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। अब्रम नियति के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जा रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाजें गई, जिसे सुनकर वो रुक गया और ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगा। 2 मेल सर्वेंट जो विला की साफ सफाई कर रहे थे, वे एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, सही कहते हैं, सभी खूबसूरती के सामने अच्छे अच्छों की नहीं चलती। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर दूसरे सर्वेंट ने कहा, तूने सही कहा, बीस्ट कहने को तो कितने खूंखार है, पर देखो एक खूबसूरत लड़की के आगे उनकी भी नहीं चली। जैसे ही अब्रम के कानों में ये आवाज गई, उसकी मुट्ठी गुस्से में कस गई और उसने अपने कदमों को दोनों सर्वेंट की तरफ बढ़ा दिया। वे दोनों सर्वेंट अभी भी एक दूसरे से बात करने में मग्न थे। पहले सर्वेंट ने कहा, अरे मैं तो रोज देखता हूँ, बीस्ट इस लड़की के कमरे में सोते हैं या तो वो लड़की बीस्ट से कमरे में सोती है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर दूसरे सर्वेंट ने कहा, बिना किसी रिश्ते के एक जवान लड़की का बीस्ट के कमरे में सोना क्या शोभा देता है। उद्धरण चिन्ह। फिर पहला सर्वेंट बोला, भाई यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बोलते हुए वो हंसने लगा। तभी दूसरा सर्वेंट भी उसकी बात पर हंसते हुए बोला, ऐसे रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। ये समझ लो वो लड़की हमारे बीस्ट की जरूरत है। आम लोग अपनी जरूरत पूरा करने के लिए कोठी या रेड लाइट एरिया का सहारा लेते हैं, पर हमारे बीस्ट को तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। वो तो इसी विला में रहकर ही सारे सुख भोग लेते हैं। ये सुनते ही अब्रम के कानों से धुआं निकलने लगा। उसका चेहरा गुस्से में एकदम लाल हो गया था। अचानक से दोनों सर्वेंट बात करते हुए रुक गए। उन्हें जैसे ही अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई, वे दोनों पीछे मुड़े। जैसे ही दोनों ने बीस्ट को देखा, उनकी सांसें उनके गले में ही अटक गई। उनकी आंखें बीस्ट को देखकर ऐसे फैली मानो जैसे उनके सामने मौत खड़ी हो। दोनों ही अब्रम को देखकर डर से कांपने लगे थे। उनके हाथ में पड़ा सामान भी छूटकर नीचे गिर गया था और अगले ही पल दोनों अब्रम के कदमों में गिरे थे और उससे माफी मांग रहे थे। वहीं अब्रम को उन पर जरा सी भी रहम नहीं आई। उनके माफी मांगने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और तभी उसने दोनों को एक एक लात मारी और वे दोनों ही उससे दूर जा गिरे। अब्रम उसी पल दोनों को सजा देने लगा और उन्हें मारते हुए लिविंग एरिया में आ गया। वो सोफे पर जाकर बैठ गया और उसके सामने दोनों ही सर्वेंट घुटनों के बल हाथ जोड़े बैठे उससे माफी मांग रहे थे। अब्रम के इशारे पर टाइगर और जैगुआर दोनों ही लोहे की सलाखों को गर्म करके उसके पास ले आए। अब्रम ने उन सलाखों को लिया और उठकर दोनों के पास चला गया। उसने लोहे की गर्म सलाखों को दोनों के हाथ पर मारा और उससे उन्हें जलाने लगा। दर्द महसूस करते ही दोनों ही सर्वेंट जोर से चिल्लाए। उनकी आवाज विला के कोने कोने में गूंज रही थी। उनकी दर्द भरी चीख जब नियति के कानों में गई तो वो एकदम से चौंक गई। उसकी धड़कनें और उसकी सांसें दोनों ही तेज हो गई थीं। वो जल्दी से अपने रूम से भागते हुए बाहर आए और हॉल का नजारा देखकर दंग रह गई। वो अब्रम की हैवानियत को, उसकी क्रूरता को अपनी आंखों से देखकर डर से कांपने लगी और उसकी सांसें जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। अब्रम बेरहमी से दोनों सर्वेंट को जला रहा था।
उनकी चीख सुनकर और उन्हें दर्द में तड़पते देखकर नियति रोने लगी थी। वहीं अभ्रम ने दोनों सर्वेंट पर रहम न दिखाते हुए जबरदस्ती उनके मुंह को खुलवाया और सलाखों से उनकी जीभ को जला दिया। ये देखकर नियति और डर गई। वो अपनी हैरानी से बड़ी हो चुकी आंखों से अभ्रम को देखते हुए पीछे हटने लगी। इस नज़ारे को देखकर उसकी आंखों के सामने एक बार फिर उसका अतीत कौंध गया और उसे ऐसा ही एक डरावना मंजर याद आ गया। एक आदमी जिसके मुंह हाथ पैर लगभग पूरे शरीर से उसे जहां जहां चोट लगी थी उसके जख्मों से खून निकल रहा था और वो दर्द में तड़पते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने सामने व्हीलचेयर पर बैठे आदमी से माफी मांग रहा था। वहीं उनसे कुछ दूरी पर खड़ी एक लड़की इस नज़ारे को देखकर डर से कांप रही थी। वो बार बार नम सिर हिलाते हुए रो रही थी। उस जख्मी आदमी ने रोते हुए व्हीलचेयर पर बैठे आदमी से कहा, हमको माफ कर दो ठाकुर साहब, हमसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। पर उसकी बात का ठाकुर पर कोई असर नहीं हुआ और उसने अपने आदमियों से कहा, और कितना समय लगेगा? हम इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते और ये है कि मुंह उठाए हमारे सामने बोले जा रहा है। जल्दी लाओ, ए हरिया जल्दी ला सलाखें। हरिया जल्दी से लोहे की सलाखों को आग में तपाकर ठाकुर के पास ले गया। वहीं आग में दहकती सलाखों को देखकर उस लड़की की खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। उसने आदमी के पास जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, पर तभी व्हीलचेयर पर बैठे ठाकुर ने उसे आंखें दिखाई तो वो डरकर पीछे हट गई। ठाकुर ने सलाखों को देखकर उस आदमी को देखते हुए हरिया से कहा, ए हरिया जला दे इन सलाखों से इसके हाथ जिनसे इसने हमारी होने वाली ठकुराइन को छुआ। जला दे इसकी जुबान जिनसे इसने हमारे बारे में अपशब्द कहे और फोड़ दे इसकी आंखें जिनसे इसने हमारी ठकुराइन को देखा। कोट। ये सब सुनकर उस लड़की के होश उड़ गए। वहीं वो जख्मी आदमी इस सजा से बचने के लिए मौत की भीख मांगने लगा, पर ठाकुर को उस पर तरस नहीं आया। हरिया ने वैसा ही किया जैसा ठाकुर ने उसे करने के लिए कहा। अपनी आंखों के सामने इस दिल दहला देने वाले मंजर को देखकर वो लड़की जोर से चिल्लाई। क्या बदल रहे हैं अभ्रम के एहसास? क्या अभ्रम दोनों सर्वेंट की जान ले लेगा? कौन है ये ठाकुर और कौन है वो लड़की कैद या आजादी? अपने अतीत के उन पलों को याद कर नियति घृणा भरी नजरों से अभ्रम को देख रही थी। उसकी नजरों में ठाकुर और अभ्रम दोनों एक समान लग रहे थे। उसने बेहद नफरत से अभ्रम को देखते हुए मन में ही खुद से कहा, जानवर है ये, सच में एक जानवर है। खुद को दर्द नहीं होता तो क्या दूसरों को भी दर्द नहीं होता? कोई किसी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? कोई किसी को इतनी बुरी तरह कैसे तड़पा सकता है? क्या इन लोगों की दर्द भरी चीखें इन्हें सुनाई नहीं दे रही? क्या इन्हें दर्द में तड़पते देखकर इन्हें दर्द नहीं हो रहा? ये इतनी दरिंदगी कैसे दिखा सकते हैं? कोई फर्क नहीं है इनमें और उसमें, ये सब के सब जानवर है। उद्धरण चिन्ह। वो मन ही मन अभ्रम को कोसते हुए वहां से चली गई। दोनों सर्वेंट की चीखें सुनकर शीला और आस्था भी वहां आ गई। जब उन्होंने अभ्रम को दोनों सर्वेंट को सजा देते देखा तो वे दोनों भी हैरान रह गई। शीला तो डरकर खामोश ही रही, पर आस्था से ये सब देखा नहीं गया और तभी वो अभ्रम के पास आते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो बेटा? ये दोनों तो यही काम करते हैं, फिर आप उन्हें ऐसी सजा क्यों दे रहे हो बेटा? अभ्रम ने गर्दन घुमाकर आस्था की तरफ देखा और उसे देखते हुए ही बोला, आप जानती भी हैं आस्था आंटी, ये दोनों मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? अब जो गलती इन्होंने की है उसकी सजा तो इन्हें मिलकर ही रहेगी। उसकी बात सुनकर वे दोनों सर्वेंट उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोले, बीस्ट हमें माफ कर दो, हम आगे से कभी भी आपके और नियति के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बीस्ट प्लीज हमें माफ कर दो, ये हमारी पहली गलती है, हमें माफ कर दो, हम दोबारा कभी कोई बात नहीं करेंगे आपके और नियति के बारे। बीस्ट हम कभी कुछ नहीं कहेंगे। अभ्रम ने दोनों को घूरते हुए कहा, बीस्ट के विला में गलती की माफी नहीं सिर्फ सजा होती है। तुम दोनों यहाँ के रोल अच्छे से जानते थे, उसके बाद भी तुम दोनों ने ये गलती जानबूझकर की तो अब सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने जगुआ और टाइगर की तरफ देखते हुए आगे कहा, दोनों को यहाँ से ले जाओ और ब्लैकी के सामने डाल दो। ये सुनते ही दोनों सर्वेंट की आंखों में खौफ दिखने लगा। वही सब उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देख रहे थे। टाइगर और जगुआ को उसकी बात माननी ही थी, इसलिए दोनों चुपचाप बिना कुछ कहे सर्वेंट के पास गए और दोनों को अपने साथ ले जाने लगे। तभी आस्था ने अभ्रम के पास आते हुए कहा, किस किस का मुंह बंद करेंगे आप और किस किस को सजा देंगे आप? आज इन दोनों ने बात की, कल सभी करेंगे। अरे बात करेंगे क्या, बात करते होंगे। इनकी आवाज आपके कानों तक गई, पर उन आवाजों का क्या जो अभी भी दबी हुई है, और बातें यही होती हैं।
सवाल तो उठेंगे ही बेटा, जब आप एक जवान लड़की के साथ बिना किसी रिश्ते के एक कमरे में रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अब्रम ने तेज आवाज में कहा, आस्था आंटी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं। आप मुझ पर इस तरह के इल्जाम कैसे लगा सकती है। आप तो मुझे बचपन से जानती हैं, उसके बाद भी आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। उसकी बात सुनकर आस्था ने उसे समझाते हुए कहा, मैं समझती हूँ बेटा, पर ये दुनिया, ये लोग, वो आपको नहीं समझते। मैंने बचपन से आपको देखा है, आप ऐसे इंसान नहीं हो, ये मैं जानती हूँ, पर और लोग नहीं जानते, और वही लोग हैं जो आप पर सवाल उठाएंगे, जो नियति पर सवाल उठाएंगे। आप तो एक आदमी हो, आपको इन सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब यही सवाल एक लड़की पर उठते हैं तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। समाज उसे ऐसी नज़र से देखता है जिसके बाद या तो वो लड़की गुमनामी की जिंदगी जीती है या खुद को खत्म कर लेती है। उद्धरण चिन्ह। आस्था की बातें अभ्रम को ट्रिगर कर रही थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और आस्था की तरफ देख अपने शब्दों को संभालते हुए कहा, जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता कि टर्टल इनोसेंट है, मैं उसे यहाँ से नहीं जाने दे सकता, वो यही रहेगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर आस्था ने कहा, कैद करने के और भी तरीके हैं बेटा, पर ये तरीका जो आप अपना रहे हो वो गलत है बेटा। एक जवान लड़की के साथ बिना किसी रिश्ते के एक कमरे में रहना, इस पर हर कोई सवाल उठाएगा। आपके सामने कोई कुछ नहीं कहेगा, पर सबके मन में यही सवाल होगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अगर सबके मन में यही सवाल है तो मैं इस सवाल का जवाब आज ही देता हूँ। ये बोलकर अभ्रम ने टाइगर की तरफ देख कहा, एडवोकेट कर्मा को फोन करो और उसे यहाँ बुलाओ। कोर्ट। टाइगर ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कॉल करने दूसरी तरफ चला गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभ्रम क्या करने वाला है। सभी असमंजस में उसे देख रहे थे, पर अभ्रम को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उठा और बिना कुछ कहे अपने रूम की तरफ चला गया। उसने अपने कमरे में आकर खुद से कहा, लोगों को लगेगा कि मैं उनके सवालों से डरकर ये कर रहा हूँ, पर इसके पीछे की असली वजह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आज या तो तुम्हारा सच मेरे सामने आएगा टर्टल, या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी कैदी बनकर इस विला में ही रह जाओगी। देखते हैं टर्टल तुम और कितना सहन कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। वहीं नियति अपने कमरे में बेड पर बैठी रो रही थी। उसके सामने वही डरावना मंजर चल रहा था। अभ्रम को उन्हें सजा देते देखकर नियति के सामने उसके अतीत की फिर से कुछ धुंधली याद आ गई थी। अपने अतीत को याद कर उसे अभ्रम से और नफरत होने लगी थी। अभ्रम और अपने अतीत में मौजूद शैतान में उसे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। जहां एक तरफ ये सब हो रहा था तो वहीं शीला विला के पिछले हिस्से में खड़ी किसी से कॉल पर बात कर रही थी। शीला ने कॉल पर आज की सारी घटना बताई। उसकी बात सुनकर फोन के दूसरे तरफ से एक आवाज आई, ये तमाशा जल्दी ही खत्म हो जाएगा और वो लड़की भी विला से बाहर निकाल दी जाएगी, तुम बस उस पर नजर रखे रहना। ये सुनकर शीला ने हंसते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मेम साहब। कहाँ बीस्ट और कहाँ वो लड़की, कुछ नहीं हो सकता उसका। वो तो बस एक चींटी है, चींटी जिसे बीस्ट कभी भी अपने पैरों तले कुचल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर कॉल के दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आने लगी। करीब आधे घंटे बाद एडवोकेट कर्मा की कार बीस्ट विला के सामने आकर रुकी। टाइगर बाहर ही खड़ा उसका वेट कर रहा था। जैसे ही एडवोकेट कर्मा कार से बाहर आया, उसने टाइगर को देखते ही पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? बीस्ट ने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता यार, वो तो बीस्ट ही जानते हैं। चल, वो तेरा इंतजार कर रहे हैं। ये बोल वो कर्मा को अपने साथ ले जाने लगा। तभी कर्मा ने उसके साथ चलते हुए कहा, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मेरी सांसें मेरे गले में अटक जाती है। पता नहीं तुम लोग कैसे बीस्ट के साथ रह लेते हो, मैं तो एक दिन भी नहीं रह सकता। उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने उसकी बात पर उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, मैं प्रे करूंगा एक दिन ये मौका तुझे भी मिले। कोर्ट। तो ये सुन कर्मा उसे घूरने लगा। एक बार फिर सभी हॉल में इकट्ठे हुए। अभ्रम सोफे पर जंगल के राजा की तरह बैठा था और नियति उसके सामने मुजरिम की तरह खड़ी थी। अभ्रम की नजरें जो उसी पर थीं, उसने एक तक नियति को घूरते हुए कहा, टर्टल तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ऑफर की बात सुनकर नियति उसे गहरी नजरों से देखने लगी। वही अभ्रम के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। वो नियति को देखते हुए बोला, तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, बिना किसी पनिशमेंट के, बिना किसी टॉर्चर के।
तुम यहाँ से जा सकती हो, बस जाने से पहले मुझे उसका नाम चाहिए जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। नियति ने बेबसी से उसे देखा और उसे देखते हुए मन में बोली, ये जानवर तो हमारे गांव के भोला के बैल से भी ज्यादा जिद्दी है। बार बार एक ही बात पूछने से मैं कुछ नया तो नहीं बोल दूंगी। अरे जब मुझे किसी ने भेजा ही नहीं तो मैं किसका नाम लूं? क्या ये जानवर पागल हो गया है? इसी इतनी सी बात समझ नहीं आती। इसकी घड़ी की सुई क्यों एक ही जगह पर अटक गई है? अरे कोई इसे धक्का देकर आगे बढ़ाओ या इन्हें पागल खाने में छोड़ आओ। कम से कम इनका पागलपन तो ठीक होगा। वो अभ्रम को मन में कोसती जा रही थी। वही उसे खामोश देखकर अभ्रम ने कहा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, पहले मेरी पूरी बात सुनो। तुम्हें सोचने का टाइम दिया जाएगा, आराम से सोचती रहना। कोट। उसकी बात सुनकर नियति अपने ख्यालों से बाहर आए और अपनी गोल गोल आंखों से उसे देखने लगी। अभ्रम अपनी जगह से उठा और उसके पास जाते हुए बोला, टर्टल तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मुझे उस शख्स का नाम बता दो या फिर अपनी आज़ादी को मेरी गुलाम बना दो। उद्धरण चिन्ह। नियति उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। ये पागल जानवर कहना क्या चाहते हैं? क्या ये मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है? वो अभ्रम देखते हुए मन में बोली। उसके चेहरे के उड़े रंग को देखकर अभ्रम होठों को तिरछाकर मुस्कुराया और उसके माथे पर एक उंगली रख उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए कहा, आज शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास। तुम्हारा जो भी डिसीजन हो मुझे बता देना टर्टल। कैद या आज़ादी, चॉइस इज योर्स। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने एडवोकेट कर्मा की तरफ देखा तो वो उसका इशारा समझते हुए जल्दी से उसके पास आया और उसके हाथ में कुछ पेपर्स पकड़ा दिया। अभ्रम ने उस पेपर्स को नियति के हाथ में देते हुए कहा, मैं तुम्हें कानूनी अपना गुलाम बनाऊंगा ताकि कभी कोई मेरे गुलाम को मुझसे छीनने की कोशिश ना करे। तुम अपनी मर्जी से इन पेपर्स पर साइन करके अपने आप को मुझे सौंप दोगी। उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे नियति उसकी बात सुनती जा रही थी उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उसके बदलते भाव को देखकर अभ्रम अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। तभी उसने नियति को देखते हुए मन में कहा, देखता हूँ अब तुम कैसे नहीं टूटती। मैं जानता हूँ तुम कभी मेरी कैद को नहीं चुनोगी और मेरी शर्तों के सामने झुककर मुझे उसका नाम बताओगी जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। बस एक बार मुझे उसका पता चल जाए, उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। मैं उसे इतना तड़पाऊंगा उसकी मौत को भी उस पर रहम आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। नियति को एक कोल्ड लुक देकर अभ्रम पलटकर जाने लगा। वो कुछ कदम चला ही था कि तभी रुककर बिना नियति की तरफ देखे बोला, तुम्हारे पास सिर्फ आज शाम तक का टाइम है, अच्छे से सोच लेना, कैद या आज़ादी। ये बोलकर वो चला गया। उसके जाने के बाद सबकी नजरें अब नियति पर थी। नियति भी बेबस नजरों से सबको देख रही थी, जैसे उनसे मदद मांग रही हो कि प्लीज इस जानवर की कैद से मुझे कोई तो आज़ाद करवाओ। शीला किसे विला की सारी बातें बताती है। क्या चुनेगी नियति, कैद या आज़ादी? अभ्रम क्यों बनाना चाहता है नियति को अपना गुलाम? हैप्पी डेथ डे। वे सभी नियति की हालत समझ रहे थे पर वे मजबूर थे। अभ्रम के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। टाइगर और जगुआ दोनों ने ही उसे एक नज़र देखकर अपना सिर झुका लिया। वही कर्मा नियति को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था, यहाँ हो क्या रहा है? क्या बीस्ट इस लड़की को कैद करके रखना चाहते हैं? उसके मन में ये सवाल आया और उसने जवाब की उम्मीद से टाइगर और जगुआ की तरफ देखा तो वे दोनों उसे देखकर बिना कुछ बोले चले गए। कर्मा दोनों के पीछे जाते हुए बोला, अरे मुझे बताओ तो सही यहाँ हो क्या रहा है? नियति ने एक नज़र अपने हाथ में पड़े पेपर को देखा और उसे लेकर धीमे कदमों से अपने कमरे में आ गई। वो बेसुध होकर बेड पर बैठी और रोते हुए बोली, मुझे अगर एक खून माफ हो तो मैं सबसे पहले इस जानवर का खून कर दूं। नहीं, एक नहीं, मुझे 2 खून माफ हो तो मैं उसका और इसका, दोनों जानवर का अंत कर दूं। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो पेपर को देखते हुए रोए जा रही थी। वही अभ्रम नियति को ऑफर देने के बाद अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के लिए विला से निकल गया। जैसे ही उसकी कार विला से बाहर गई, एक आदमी पेड़ के पीछे से निकलकर बाहर आया और उसने अपने फोन से किसी को कॉल किया और उससे कॉल पर कहा, बीस्ट अभी अभी अपने विला से निकला है, तुम रेडी रहना, किसी भी टाइम वो वहां पहुंच जाएगा। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा तो उस आदमी ने ओके बोलकर कॉल कट कर दिया और शैतानी मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए बीस्ट की कार को वहां से जाते हुए देखने लगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था। सैकड़ों मजदूर वहां काम कर रहे थे और 50 से भी ज्यादा आर्किटेक्ट उस कॉम्प्लेक्स के डिजाइन पर काम कर रहे थे।
आर्किटेक्ट की टीम का जो हेड था वो अब्रम को डिजाइन दिखाते हुए कुछ समझा रहा था। अब्रम ने उसकी बात सुनते हुए अपनी आंखों पर चढ़ा शेड हटाया और एक नज़र नक्शे में देखते हुए सामने बन रही बिल्डिंग को देखा। फिर उस आर्किटेक्ट की तरफ देख अब्रम बोला, ये पॉइंट मुझे बिल्डिंग के अंदर चलकर एक्सप्लेन करो। कोट। आर्किटेक्ट ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ जाने लगा। कुछ देर में ही वो दोनों बिल्डिंग के अंदर उसी जगह थे जिसके बारे में आर्किटेक्ट उसे समझा रहा था। कुछ देर तक दोनों वहीं खड़े होकर डिजाइन डिस्कस करते रहे। तभी बीच में ही उन्हें डिस्टर्ब करते हुए अब्रम का फोन रिंग हुआ। उसने अपनी जेब से फोन निकाल कर देखा तो डिस्प्ले पर प्राइवेट नंबर शो हो रहा था। ये देखकर उसकी भौहें तंग गई। वो कॉल रिसीव करते हुए आगे बढ़ा और फोन कान पर लगाते हुए सामने देखने लगा। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। अब्रम को समझने में देर नहीं लगी कि ये फोन उसके किसी दुश्मन का है। वो इस हंसी को सुनकर कुछ कहता कि उससे पहले ही कॉल कट हो गई। उसने फोन कान पर से हटाया और डिस्प्ले को देखने लगा। तभी उसके देखते ही देखते डिस्प्ले पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उसने क्लिक किया और मैसेज पढ़ने लगा, हैप्पी डेथ डे बीस्ट। मैसेज पढ़ते ही अब्रम की भौहें सिकुड़ गई। उसने आर्किटेक्ट की तरफ देख कमांडिंग टोन में कहा, लीव दिस प्लेस इमीडिएटली। गो, सभी वर्कर्स को बाहर निकालो, हरी अप। उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो आर्किटेक्ट तुरंत सभी वर्कर्स को बिल्डिंग से बाहर निकलने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब अफरा तफरी में बस भागे जा रहे थे। अब्रम भी तेजी से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहा था। तभी उसका ध्यान एक रोते हुए बच्चे ने अपनी ओर खींच लिया। उसने आवाज की दिशा में देखा तो वहां एक 5 साल का छोटा बच्चा खड़ा रो रहा था। शायद वो किसी मजदूर का ही बच्चा था। उस बच्चों को देखकर अब्रम की आंखें सिकुड़ गई। वही जब उसकी नज़र बच्चे के हाथ पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उस बच्चे के हाथ में कुछ था जो उसके हाथ से बंधा हुआ था। अब्रम तेजी से बच्चे के पास गया और उसके हाथ में रखे बॉक्स को उठाने लगा, पर वो बॉक्स बच्चे के हाथ में चिपका हुआ था, जिसकी वजह से वो बॉक्स को बच्चे के हाथ से अलग नहीं कर पा रहा था। अब्रम घुटने के बल बच्चे के सामने बैठ गया और बॉक्स से कान सटाकर देखा तो उसके शक के मुताबिक बॉक्स में से टिक टिक की आवाज आ रही थी। आवाज सुनते ही अब्रम की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने कहा, ये तो टाइम बॉम्ब है। तभी उसका ध्यान बच्चे ने अपनी ओर खींच लिया। उसे रोते देखकर अब्रम को कुछ याद आया और उसने जल्दी से बच्चे के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। बच्चे को चुप करवा कर वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगा जिसकी मदद से वो बच्चे के हाथ से बॉक्स को अलग कर सके, पर उसे कुछ नहीं मिला। उसने 1-2 बार खुद ही कोशिश की, तभी बॉक्स ओपन हो गया और उसमें रखा बॉम्ब निकलकर बाहर गिर गया। जैसे अब्रम की नज़र बॉम्ब पर गई उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने कहा, ओह नो, ओनली 10 सेकंड। 10 सेकंड बाद तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उसने जल्दी से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने सीने में छुपाते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। वो बच्चे को लेकर तेजी से भागा और बिल्डिंग से छलांग लगा दी। वो बच्चे को लेकर नीचे गिरा और तुरंत ही उठकर भागने लगा। उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए सभी आर्किटेक्ट और पहरा दे रहे गार्ड्स ने सभी वर्कर्स को पहले ही बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया था। अब्रम अभी बच्चे को लेकर कुछ दूर भागा ही था कि तभी तेज धमाका हुआ और पूरी बिल्डिंग रेत के टीले की तरह ढह गई। अब्रम ने अभी भी उस बच्चे को अपने सीने में छुपा रखा था और तेजी से वो भाग रहा था। तभी एक पत्थर उड़ता हुआ आया और अब्रम के सिर के पीछे जा लगा। वो पत्थर साइज में बड़ा और नुकीला था। पत्थर के लगते ही अब्रम के कदम लड़खड़ा गए और वो गिरने लगा, पर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और बच्चे को उसकी मां के पास ले गया। जैसे ही बच्चे की मां ने अब्रम की गोद से बच्चे को लिया, अब्रम उसी पल बेहोश होकर नीचे गिर गया। ये देखकर सभी गार्ड्स उसके पास आ गए और उसे उठाने लगे। धमाके की आवाज सुनकर पाइथन भी भागते हुए उस जगह आया। अब्रम को बेहोश देखकर पाइथन ने गार्ड्स की मदद से उसे गाड़ी में रखवाया और ड्राइविंग करते हुए टाइगर को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही पाइथन ने कॉल पर कहा, सर बीस्ट एक हादसे का शिकार हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही दूसरी तरफ से टाइगर ने घबराते हुए कहा, तू कहाँ है बीस्ट, ठीक तो है ना, उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? पाइथन घबराते हुए कॉल पर बोला, सर बीस्ट बेहोश है, मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप भी आ जाइए। कोट। नहीं पाइथन, हॉस्पिटल नहीं, तू उन्हें लेकर बीस्ट विला।
मैं तब तक यहाँ सब अरेंजमेंट करता हूँ। टाइगर की बात पर पाइथन ने ओके सर कहा और कॉल कट कर दिया। वही अब्रम को हल्का सा होश आया और उसकी आंखों के सामने उसी बच्चे का चेहरा आ गया। बच्चे का रोता हुआ चेहरा उसे उसके अतीत में ले गया और उसकी आंखें एक बार फिर धीरे धीरे बंद हो गई। एक कमरा जहां बहुत अंधेरा था, उसमें एक बच्चा खड़ा रो रहा था और बार बार किसी को पुकार रहा था, पर उसकी आवाज शायद उस कमरे से बाहर नहीं जा पा रही थी, इसलिए वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बार बार दरवाजे को पीट रहा था। रोते हुए बच्चे का चेहरा लाल हो गया था और उसे हिचकी आने लगी थी, पर कोई भी उस बच्चे को कमरे से बाहर नहीं निकाल रहा था। जब पाइथन बीस्ट को लेकर विला पहुंचा, तब तक टाइगर ने सारे इंतजाम कर दिए थे। जैगुआ और टाइगर दोनों ही अब्रम को उसके रूम में ले गए। वहां डॉक्टर नर्स सब पहले से ही तैयार थे। बीस्ट घायल है ये जानकर सभी सर्वेंट हैरान रह गए थे, क्योंकि ये बात सभी जानते थे, अब्रम को चोट कोई नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई उसे चोट पहुंचा सकता है तो वो इंसान वो खुद है। बाहर हो रही हलचल जब नियति के कानों में गई, तो वो भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आई। सर्वेंट की लंबी कतार अब्रम के रूम के बाहर लगी देखकर नियति भी उसके रूम के पास जाने लगी। बाकी सबकी तरह वो भी वहीं खड़ी हो गई और कमरे के अंदर देखने की कोशिश करते हुए खुद से ही मन में बोली, इस जानवर को हुआ क्या है? क्यों सब उसकी आव भगत में लगे हैं? क्या ये जानवर घायल है या मरने वाला है? ये सोचने के अगले पल ही नियति ने मन में ही खुद को डांटते हुए कहा, क्या नियति तू भी इस जानवर के साथ रहकर उसकी जैसी बातें कर रही है? माँ ने क्या सिखाया था? किसी दुश्मन के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, और यहाँ तू उसके मरने की कामना कर रही है। ये गलत है नियति, तू ऐसी तो नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। अभी वो खुद से बात कर ही रही थी कि तभी टाइगर रूम से बाहर आया और जैगुआ से बोला, वी नीड ब्लड। बीस्ट का खून बहुत बह गया है, तू फिक्र मत कर, मैं ब्लड अभी अरेंज करता हूँ। ये बोल जैगुआ चला गया। नियति दोनों को खाली आंखों से देखती रह गई। उसने छत की तरफ देखा और मन में प्रार्थना करते हुए भगवान से बोली, है भगवान प्लीज इस जानवर को बचा लेना। माना कि ये जानवर थोड़ा क्रूर है, पर आस्था माँ का लाडला है। प्लीज भगवान जी इस जानवर को बचा लेना, आस्था माँ की खातिर। अंदर अब्रम का ट्रीटमेंट हो रहा था और बाहर सभी खड़े डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। अब तक आस्था और शीला वे दोनों भी वहां आ गई थी। उनके पूछने पर टाइगर ने उन्हें अब्रम के साथ जो हुआ वो बता दिया था। आस्था मन ही मन अब्रम के लिए प्रार्थना करने लगी। वही शीला पूरी बात सुनकर विला के पीछे वाले हिस्से में चली गई। वहां जाकर उसने किसी को कॉल किया और उसे सब बता दिया। वहीं दूसरी तरफ से किसी ने कहा, मुझे आने में 2 दिन लग जाएंगे, तब तक तुम मुझे बताती रहना वहां क्या हो रहा है। शीला ने ओके मेम साहब कहा और कॉल कट कर दिया। जैगुआ भी ब्लड लेकर आ गया था। जब आधे घंटे बाद डॉक्टर अब्रम के रूम से बाहर आए तो उन्होंने टाइगर से कहा, चोट बहुत गहरी है, खून भी बहुत बह गया है, होश आने में थोड़ा समय लगेगा। ये बोलते हुए डॉक्टर अब्रम के बारे में टाइगर को कुछ बताने लगे। टाइगर ने उनकी बात पर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं उनका ध्यान रखूंगा। उसने पाइथन की तरफ देखा तो पाइथन डॉक्टर के साथ उन्हें बाहर छोड़ने चला गया। जैगुआ टाइगर के पास आते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट किसने किया होगा? टाइगर उसे देखते हुए बोला, और कौन कर सकता है? अतीश खन्ना। एक वही तो बीस्ट का सबसे बड़ा एनिमी है। जैगुआ में सिर हिलाते हुए बोला, नो, मैंने पता किया है, अतीश खन्ना अभी शहर में नहीं है। टाइगर उसे समझाते हुए बोला, नहीं जैगुआ, ये काम अतीश खन्ना का ही है। मेरी गट्स फीलिंग कह रही है ये अतीश खन्ना ने ही किया है। वो शहर में नहीं है तो क्या हुआ, पर उसके लोग जो उसके लिए काम करते हैं वो तो है ना। ये काम उसने अपने लोगों से ही करवाया है, और होना हो उसके लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद थे। उसकी बात सुनकर जैगुआ सोचते हुए बोला, कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा उसके आदमी वकर बनकर वहां काम कर रहे थे? हाँ यही हुआ है, वरना बाहर का कोई भी आदमी कंस्ट्रक्शन साइट पर इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकता। चौहान फैक्ट्री, चौहान कंपनी या चौहान ग्रुप के किसी भी ब्रांच में कोई इतनी आसानी से घुस ही नहीं सकता। ये हादसा जो आज हुआ है उसकी प्लानिंग महीनों से हो रही थी। आई एम वेरी श्योर, टाइगर ने सोचते हुए कहा और फिर जैगुआ की तरफ देख बोला, तू तो बीस्ट का बॉडीगार्ड है, फिर तू आज बीस्ट के साथ क्यों नहीं गया? कहाँ था तू आज? उद्धरण चिन्ह। इस बात पर जैगुआ ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए उसे देखकर कहा, तू मुझ पर शक कर रहा है? तुझे पता है ना बीस्ट मेरे लिए क्या है? टाइगर ने उसे देखते हुए कहा, मैं शक नहीं कर रहा हूँ,
मैं पूछ रहा हूँ, तू उनके साथ क्यों नहीं गया? कहाँ था तू? जैगुआ ने उसे देखते हुए आराम से कहा, मैं बीस्ट के साथ जा रहा था पर बीस्ट ने कहा वो अकेले जाएंगे, इसलिए मैं उनके मना करने पर रुक गया। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर टाइगर ने सोचते हुए कहा, अब जो होना था वो तो हो गया। हमें इस हादसे की जांच पड़ताल करके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। बीस्ट होश में आते ही हमसे सारी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। जैगुआ ने उसकी बात पर सिर हिला दिया और जाने लगा, तभी टाइगर ने उसे रोकते हुए कहा, बीस्ट के एक्सीडेंट के बारे में उन्हें कुछ मत बताना। उसने फिर से हाँ में सिर हिलाया और चला गया। वहीं टाइगर अब्रम के कमरे में चला गया। वो अभी भी बेहोश था और बेड पर औंधे मुंह लेटा था। उसकी इंजरी सिर के पीछे थी, जिसकी वजह से उसे डॉक्टर ने ऐसे लिटाया था। शीला विला की इन्फॉर्मेशन किसे दे रही है? किसने किया बीस्ट पर हमला? क्या नियति पेपर्स पर साइन कर देगी? क्या छुपा है अब्रम के अतीत में? आउट ऑफ कंट्रोल अब्रम। टाइगर अब्रम के पास ही चेयर खींचकर बैठ गया। करीब 3 घंटे गुजर जाने के बाद अब्रम को हल्का हल्का होश आने लगा। टाइगर जो इतनी देर से उसके ऊपर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था, उसे होश में आता देखकर वो जल्दी से उठकर अब्रम के पास गया। पर तभी अब्रम उसका हाथ हटाते हुए उठने लगा तो ये देखकर टाइगर ने कहा, बीस्ट लेटे रहिए, आपको आराम की जरूरत है, आपके सिर पर चोट लगी है। उद्धरण चिन्ह। पर उसकी बातों का अब्रम पर कोई असर नहीं हुआ और वो फिर से उठने की कोशिश करने लगा। इस बीच उसने अपने हाथों को इधर उधर घुमाया तो बेडसाइड टेबल पर रखी कुछ चीजें उसके हाथों से टकराकर नीचे गिर गई। टाइगर पूरी कोशिश कर रहा था अब्रम को संभालने की, पर वो उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वहीं नियति जो उसके रूम के पास से जा रही थी, वो आवाज सुनकर रूम में झांकने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने जैसे ही रूम में देखा तो टाइगर अब्रम को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार उसे बेड पर लिटाने की कोशिश में लगा था, पर अब्रम उसके हाथों को झटक कर उठने की कोशिश कर रहा था। इस बीच जैसे ही उसकी नज़र नियति पर गई तो टाइगर ने उससे कहा, वहां क्यों खड़ी हो नियति, यहाँ आकर मेरी मदद करो। उद्धरण चिन्ह। उसके बुलाने पर नियति तुरंत उसके पास चली गई और उसके साथ मिलकर अब्रम को बेड पर लिटाने की कोशिश करने लगी। वही अब्रम ने दोनों को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे उठना है। अब्रम की आंखें बंद थी और वो बिना देखे ही दोनों को खुद से दूर धकेल रहा था। तभी नियति को महसूस कर उसने बंद आंखों से ही कहा, टर्टल तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। ये सुन नियति ने टाइगर की तरफ देखा तो उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नियति, हमें बीस्ट को कंट्रोल करना होगा। डॉक्टर ने कहा है इन्हें प्रॉपर 8 घंटे बेड रेस्ट लेना होगा, उसके बाद ही वो बेड से उठ सकते हैं। अभी तो सिर्फ 3 घंटे ही हुए हैं, ऐसे में बीस्ट उठ गए तो उनकी इंजरी से फिर से ब्लीडिंग होने लगेगी। हमें उन्हें सुलाना होगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर नियति घबराते हुए बोली, पर कैसे सर, ये तो उठने की जिद कर रहे हैं, फिर हम उन्हें कैसे सुलाए? नियति की बात सुनकर जैसे टाइगर को कुछ याद आया और उसने नियति की तरफ देख कहा, मैं जानता हूँ, बीस्ट तुम्हारे पास सोने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे पास नींद आती है। प्लीज नियति, हमारी मदद करो। अभी बीस्ट का गहरी नींद में सोना बहुत जरूरी है, वो सोने के बाद ही प्रॉपर बेड रेस्ट ले पाएंगे। उन्हें सुलाओ नियति, प्लीज। टाइगर ने प्लीज शब्द पर जोर दिया था तो वही नियति उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। वो अभी भी हैरानी से टाइगर को देखे जा रही थी। तभी टाइगर ने फिर से कहा, नियति क्या सोच रही हो? इतना टाइम नहीं है, देखो बीस्ट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर एक बार उनकी आंखें खुल गई तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज नियति, उन्हें सुला दो। उसकी बात सुनकर नियति ने लाचारगी से अपने मन में कहा, हे भगवान, कैसे लोग हैं ये। पहले ये जानवर कम था जो अब ये भी पागल हो गए हैं। क्या मैं इन लोगों को कोई लोरी गाने वाली दादी माँ लग रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। खुद से बात करते हुए उसने अब्रम की तरफ देखा और उसे देखते हुए ही बोली, ना मैं कोई दादी माँ हूँ और ना ये कोई 4 साल के छोटे बच्चे जिन्हें मैं सुलाऊं। वो अभी भी अपनी सोच में डूबी हुई थी कि इतने में टाइगर ने फिर कहा, नियति हरी अप, बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। टाइगर के बार बार कहने पर नियति ना चाहते हुए भी बेड के क्राउन से टिककर बैठ गई। उसके बैठते ही अब्रम का सिर उसकी गोद में आ गया। उसने अब्रम को देखा और धीरे धीरे अपने हाथ को उसके सिर के पास ले जाने लगी। उसने जैसे ही अब्रम के बालों में अपनी उंगली फिराई, अब्रम ने उसी रात की तरह नियति को अपनी दोनों बाहों में कसकर भर लिया। वो धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसे नींद में जाते देखकर टाइगर ने सुकून की सांस ली और पीछे होते हुए चेयर पर बैठ गया।
नियति मुंह बनाकर अब्रम को देख रही थी। टाइगर उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था। तभी उसने नियति को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उससे कहा, तुम बहुत अच्छी हो। बीस्ट ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, उसके बाद भी तुम उनकी मदद कर रही हो। तुम सच में बहुत अच्छी हो नियति। इस बात पर नियति मुंह बनाकर उससे बोली, तो आप अपने बीस्ट को समझाते क्यों नहीं? क्यों उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर रखा है? वो मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते? उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने गहरी सांस लेकर उससे कहा, मैं जानता हूँ तुम इनोसेंट हो, पर बीस्ट को तुम पर शक है। वो तब तक तुम्हें नहीं छोड़ सकते जब तक उनका शक दूर नहीं हो जाता। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ नियति, आज जो तुमने किया है ना, उसके बारे में मैं बीस्ट को जरूर बताऊंगा और उनसे कहूंगा भी। तुम इनोसेंट हो, तुमने कुछ नहीं किया। तुम फिक्र मत करो नियति, मैं उनके होश में आते ही उनसे तुम्हारे बारे में बात करूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातों से नियति को एक उम्मीद की किरण दिखी और वो टाइगर को देखते हुए धीरे से मुस्कुरा दी। अब्रम अब गहरी नींद में सो चुका था। ये देखकर नियति ने अपना सिर बेड के ग्राउंड से टिका दिया। अब्रम को सोते हुए देखकर टाइगर ने उठते हुए कहा, मैं एक कॉल करके आता हूँ। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया और टाइगर रूम से बाहर चला गया। नियति खाली आंखों से अब्रम को सोते हुए देखकर बोली, ये जानवर सोते हुए तो कितना मासूम लग रहा है, पर जब ये नींद से जगेगा तो शैतान बन जाएगा और फिर मुझ पर अपना रौब झाड़ेगा। कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, हम जिसकी मदद करते हैं वही हमें अपना दुश्मन समझ लेते हैं। ये बोलकर उसने फिर से बेड के ग्राउंड से अपना सिर टिका लिया और सोचने लगी। फिर सोचते हुए ही उसकी आंखें भी बंद हो गई। जब कुछ देर बाद टाइगर वापस रूम में आया तो नियति को सोते देखकर वो धीरे से मुस्कुराया। उसने एक नज़र उस नज़ारे को देखा जो उसकी आंखों के सामने था। नियति बेड के ग्राउंड से टिककर सो रही थी और अब्रम उसकी गोद में अपना सिर रखे सो रहा था। ये देखकर टाइगर के मन में कुछ खुराफात सूझी और उसने पैंट की पॉकेट से अपना फोन निकाला और दोनों की 2-4 पिक्चर क्लिक कर ली। फिर अपने फोन में उन फोटोज को देखते हुए बोला, अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वो कभी पॉसिबल हुआ तो एक दिन मैं ये फोटोज उन्हें गिफ्ट करूंगा। उसने फोन अपनी पॉकेट में रखा और वापस से चेयर पर आकर बैठ गया। टाइगर और नियति दोनों ही अब्रम के कमरे में थे और उसका ख्याल रख रहे थे। शाम से रात ढली और रात से सुबह हो गई थी। थककर टाइगर और नियति भी अपनी जगह पर ही सो गए थे। जहां वे दोनों अभी भी गहरी नींद में थे वहीं अब्रम की नींद अब पूरी हो गई थी और वो अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। आंखें खोलते हुए उसने महसूस किया कि वो किसी को पकड़े सो रहा है। उसने अपने सिर को ऊपर उठाया और आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने नियति का मासूम चेहरा था। उसे देखकर अब्रम उठकर उससे दूर होकर बैठ गया और उसे देखते हुए मन में बोला, क्या मैं फिर से इसके रूम में आ गया? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उसने इधर उधर देखा और टाइगर को चेयर पर सोते देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो कल के बारे में सोचने लगा। धीरे धीरे उसे सब याद आया और उसने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि उसके सिर के पिछले हिस्से पर ड्रेसिंग हो रखी है। सब याद कर अब्रम के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसकी आंखों में और चेहरे पर कठोरता दिखने लगी। उसने नियति और टाइगर को देखा। वे दोनों अभी भी सो रहे थे। तभी दोनों के कान में एक कर्कश आवाज गूंजी, टाइगर। टाइगर अब्रम की आवाज सुनते ही फुरफुरा कर उठ गया। नियति भी उसकी आवाज सुनकर उठ गई। अब्रम को होश में देखकर उसके होश उड़ गए थे। वहीं टाइगर अपनी सांसें रोककर सिर झुकाए खड़ा था। नियति धीरे धीरे बेड से उतरी और टाइगर के पीछे जाकर छुप गई। ये देखकर अब्रम की आंखें सख्त हो गई। वो घूरकर उसे देखने लगा। फिर उसे देखते हुए मन में बोला, टर्टल तुम्हें क्या लगता है टाइगर तुम्हें मुझसे बचा सकता है? टर्टल तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके पीछे जाकर छुपने की? उद्धरण चिन्ह। वहीं नियति टाइगर के पीछे छुपी तो वो और डर गया। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और मन में कहा, क्या यार नियति तुम मुझे मरवा कर रहोगी आज? मैं खुद तो इनसे बच नहीं सकता, तुम्हें कैसे बचाऊंगा? तुम मदद के लिए आए भी तो गलत आदमी के पास। तुम्हारी मदद और तुम्हें सजा दोनों एक ही आदमी दे सकते हैं और वो है बीस्ट। अब्रम ने दोनों को देखा जो भाई बहन की तरह उससे बचने के लिए एक दूसरे का सहारा ले रहे थे। फिर उन्हें देखते हुए ही अब्रम ने कहा, टर्टल जाओ यहाँ से, मुझे टाइगर से बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही नियति के बेजान शरीर में जान आ गई और वो बिना एक सेकंड की देरी किए पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। उसे तिरछी नजरों से जाते हुए देखकर टाइगर ने मन में कहा, तुम तो चली गई नियति, अब मेरा क्या होगा? उद्धरण चिन्ह।
वो अभी सोच ही रहा था कि तभी अब्रम की आवाज फिर से उसके कानों में गई और वो कांप उठा। कंस्ट्रक्शन साइट पर बॉम्ब ब्लास्ट किसने किया? मुझे उसका नाम बताओ। कोर्ट। इस सवाल का जवाब टाइगर भी ढूंढ रहा था, पर अभी तक उसे भी नहीं पता चला था कि आखिर बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है। आतिश खन्ना पर उसे शक था, पर अब्रम के सामने उसे सबूत के साथ उस आदमी को पेश करना था जिसने वो बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। टाइगर को खामोश देखकर अब्रम ने फिर कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? ये सुनते ही टाइगर ने जल्दी से कहा, इस बारे में जगुआ पता कर रहा है। आज शाम तक आपको पता चल जाएगा उस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है। अब्रम ने उसे देखते हुए फिर कहा, टर्टल मेरे रूम में क्या कर रही? टाइगर ने कहा, डॉक्टर ने आपको 6 से 8 घंटे के लिए बेड रेस्ट दिया था, पर आप 3 घंटे बाद ही उठने लगे थे। शायद एनेस्थीसिया का असर कम हो गया था, इसलिए आपको सुलाने के लिए मुझे नियति से हेल्प लेनी पड़ी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर अब्रम उसे घूर कर देखने लगा और उसके माथे पर सलवटें आ गई। क्या टर्टल ने मुझे सुलाया? अब्रम के पूछने पर टाइगर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ, आपको नींद उसके साथ होने से ही आती है, इसलिए मैंने उसकी हेल्प ली। वो इनोसेंट है बीस्ट। ये सुनते ही अब्रम की भौहें तंग गई। टाइगर ने हिम्मत इकट्ठी कर आगे कहा, बीस्ट आपने उसके साथ इतना कुछ किया, उसे इतना टॉर्चर किया, उसे भूखा रखा, यहाँ तक कि उसे कैद कर दिया। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब वो रोई ना हो। इसके बाद भी मेरे एक बार कहने पर वो मेरी मदद के लिए तैयार हो गई। उसने ही आपको सुलाया है बीस्ट, वरना आप तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। बीस्ट आपको उसके साथ की जरूरत है। क्या टाइगर के समझाने पर बदल जाएगा अब्रम का नजरिया नियति के लिए? क्या बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे छुपे इंसान को टाइगर ढूंढ पाएगा? आखिर कौन लेना चाहता है बीस्ट की जान? क्यों मुझे उसके पास ही नींद आती है? टाइगर के ये बोलते ही अब्रम गुस्से में उस पर बरसते हुए बोला, जस्ट शट अप। आज शाम तक का समय है तुम्हारे पास। मुझे उस आदमी का नाम चाहिए। एंड नाउ यू गेट आउट ऑफ माई रूम। उसके ये बोलते ही टाइगर एक और पल वहां नहीं रुका और अपने कदमों को तेज कर वहां से चला गया। कमरे से बाहर आकर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, आपका ये गुस्सा इस बात को प्रूव करता है कि नियति के होने से आपको फर्क पड़ रहा है। आप इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? बीस्ट, वो लड़की आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैंने कल रात देखा था उसे, किस तरह उसने आपकी केयर की। वो सारी रात बैठी रही एक ऐसे इंसान के लिए जिसने उसे इतना परेशान किया। टाइगर कल रात की बातों को याद करते हुए बोल रहा था। उसने आगे कहा, आपके उसे इतना टॉर्चर करने के बाद भी वो निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करती रही। शी इज प्योर हॉट बीस्ट, ऐसी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपकी जिंदगी में ऐसी ही किसी लड़की की जरूरत है। आप आग तो वो पानी है, आप आकाश है तो वो धरती है, आप समुद्र में उठा तूफान है तो वो शांत झील जैसी है। काश कि कुछ ऐसा हो जाए, मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हो जाए। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो चला गया। वही रूम के अंदर अब्रम अभी भी टाइगर की कही बातों के बारे में सोच रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए कहा, क्यों मैं उसके साथ रहकर सुकून महसूस करता हूँ? क्यों मुझे उसके पास ही नींद आती है? क्यों मेरे इतना टॉर्चर करने के बाद भी उसने मेरी मदद की? क्यों? खुद से अंदर ही अंदर लड़ते हुए उसने एक पंच दीवार पर जोर से मारा और गहरी गहरी सांस लेने लगा। वहीं उधर नियति अपने कमरे में आ गई थी। उसने अपनी कमर को एक हाथ से पकड़ते हुए कहा, आह मेरी कमर, इस जानवर की मदद करके तो मेरा ही नुकसान हुआ है, पर मैंने इसकी मदद की ही क्यों मैंने टाइगर भैया की बात मानी? मैं तो मना कर सकती थी ना, फिर मैंने मना क्यों नहीं किया? खुद से सवाल जवाब करते हुए नियति बेड पर बैठ गई। सुबह से शाम हो गई थी। इस बीच अब्रम अपने कमरे में ही था। उसका दिया हुआ समय समाप्त होते ही वो हॉल में आया और अपनी जगह पर बैठ गया। टाइगर और जगुआ दोनों ही वहां पहले ही आ गए थे। दोनों ही सिर झुकाए खड़े थे। तभी बीस्ट के कुछ बोलने से पहले ही जगुआ एक आदमी को उसकी कॉलर से पकड़ के लाते हुए उसने उसे अब्रम के पैरों में फेंक दिया। यही है वो जिसने कंस्ट्रक्शन साइट पर बॉम्ब लगाया था। कोर्ट। जगुआ की बात सुनकर अब्रम ने अपने पैरों में गिरे आदमी को देखते हुए कहा, मुझे उसका नाम चाहिए जिसके कहने पर तूने बॉम्ब प्लांट किया था। उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने अचानक से बीच में ही कहा, बीस्ट ये बोल नहीं सकता, और ये कॉन्ट्रैक्टेड किलर है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेता है। हमने इससे पूछताछ की पर इसे कुछ नहीं पता। इसे पैसों के साथ एक लेटर मिला था और उसी में सब लिखा था, कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है। अब्रम टाइगर की बात सुनते हुए उस आदमी को ही देख रहा था जो उसके सामने दोनों हाथ जोड़ उसके पैरों में गिरा अपनी जान की भीख मांग रहा था।
अननोन डेस्टिनेशन। ठीक उसी वक्त एक दूसरी जगह एक आदमी जिसने काले कपड़े पहने हुए थे, उसके मुंह पर भी मास्क लगा था और वो अपने सामने दीवार पर टंगी अब्रम की फोटो को देखते हुए बोला, बीस्ट, तुम मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते, तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ सकते। जितना आसान है तुम्हारे लिए लोगों को सजा देना, उतना ही मुश्किल है तुम्हारे लिए मेरी चालों को समझना। ये बोल वो आदमी हंसने लगा और हंसते हुए ही आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है बीस्ट, तुम बच जाओगे? मेरा एक बार खाली गया है, पर दूसरा नहीं जाएगा। तुम्हें मुझसे बचने के लिए हर बार लक की जरूरत पड़ेगी, और मुझे तुम्हें मारने के लिए बस एक मौके की। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है, तुम जीतते हो या मैं। ये बोल वो फिर से शैतानों की तरह हंसने लगा। उसके गले में पड़ा एक लॉकेट जो कि सिल्वर रंग का था, वो शाइन कर रहा था। वो लॉकेट वी शेप का था। वहीं अब्रम ने अपने एक पैर को बेरहमी से अपने कदमों में गिरे आदमी के एक हाथ पर रखकर उसके हाथ को मसलते हुए टाइगर से कहा, टर्टल को बुलाओ। उद्धरण चिन्ह। ये बोल उसने मन में खुद से कहा, तेरे पीछे छुपे आदमी को तो सामने ले ही आऊंगा, पर उससे पहले मैं तेरे किए की तुझे सजा दे दूं। वही टाइगर उसकी सुनकर चौंक गया और मन में बोला, बीस्ट, नियति को क्यों बुला रहे हैं? उसका यहाँ क्या काम? उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो नियति को लेने चला गया। कुछ ही मिनटों बाद नियति अब्रम के सामने खड़ी थी। वो अब्रम के सामने आने से ही डर जाती थी, इसलिए वो नजरें नीचे किए अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए खड़ी सोच रही थी। तभी उसने कनखियों से अब्रम को देखा तो उसे खुद को घूरते देखकर नियति ने जल्दी से अपनी पलकें झुका ली। अब्रम ने उसे घूरते हुए तेज आवाज में कहा, मेरी तरफ देखो। नियति के लिए ये कोई बात नहीं, आदेश था जिसे उसे मानना ही था। वो जल्दी से पलकें उठाकर उसे देखने लगी। अब्रम के पैरों में गिरे आदमी को देखकर नियति अवाक रह गई। तभी अब्रम ने उसे देखते हुए अपने पैरों में गिरे आदमी को जोर से लात मारी। वो आदमी पलटता हुआ नीचे गिर गया। अब्रम उठा और नियति को देखते हुए उसके पास आकर बोला, ध्यान से देखो, मुझे धोखा देने वालों के साथ मैं क्या करता हूँ। अब्रम उसकी आंखों में देख रहा था। नियति की आंखों में अब उसकी बात सुनकर पानी भर आया था। अब्रम उससे दूर हुआ और अपने हाथों से उस आदमी को मारने लगा। नियति उसे मार खाते हुए देख रही थी। वो अब्रम की क्रूरता देखकर डर से कांपने लगी थी। वो मन ही मन उसे बहुत कोस रही थी। जब वो आदमी अधमरा हो गया तो अब्रम ने उसे लात से दूर धकेलते हुए कहा, लेकर जाओ इसे और डाल दो ब्लैकी के पिंजरे में। जैगुआ उसे उठाकर वहां से ले गया। अब्रम वापस अपनी जगह बैठते हुए नियति से बोला, मैंने जो कल तुम्हें पेपर्स दिए थे उसे लेकर आओ। वो जल्दी से गई और पेपर्स ले आई। अब्रम ने उसके हाथ से पेपर्स लेकर उन्हें देखते हुए कहा, तुमने अभी तक इस पर साइन नहीं किया। अच्छा है नहीं किया, क्योंकि अब तुम इन पेपर्स पर नहीं किसी और पेपर्स पर साइन करोगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात खत्म होते ही एडवोकेट कर्मा वहां आ गया। उसे अचानक से विला में देखकर टाइगर ने धीमी आवाज में खुद से कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो इसे नहीं बुलाया, फिर ये बिना बुलाए यहाँ क्यों आया है? एडवोकेट कर्मा ने बिना देरी किए अपने बैग से पेपर्स निकालकर अब्रम को दे दिया। अब्रम ने उसके हाथ से पेपर्स लिए और उन पेपर्स पर सरसरी निगाह डालते हुए तिरछा मुस्कुराया। फिर उसने नियति के लाए पेपर्स को फाड़ दिया। ये देखकर नियति को एक खुशी का एहसास हुआ और वो मन में बोली, लगता है इन्हें मुझ पर भरोसा हो गया है, शायद आज ये मुझे आज़ाद कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, पर तभी उसकी दो पल की खुशी को छीनते हुए अब्रम ने कर्मा के लाए पेपर्स को उसके सामने करते हुए कहा, इस पर साइन करो। नियति ने पेपर्स को एक नज़र देखा और अब्रम की तरफ देखते हुए बोली, ये कैसे पेपर्स हैं? उसके पूछने पर अब्रम ने होठों को तिरछा कर कहा, मेरी जीत के और तुम्हारी कैद के। बहुत जिद्दी हो ना तुम। तुम्हारी जिद ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा बनेगी। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी आखिरी सांस तक मेरे पास कैद होकर रह जाओगी। अब तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारी रूह पर, तुम्हारे जिस्म पर और तुम पर अब सिर्फ मेरा हक होगा। इस पर साइन करो और अपने सारे हक मुझे दे दो। नियति को उसकी बातों का सही मतलब समझ नहीं आ रहा था, पर वो इतना जरूर समझ गई थी, अब अब्रम उसे हमेशा के लिए अपने पास कैद करके रखने वाला है। यही सोचकर उसने नामे सिर हिलाते हुए रुआंसी आवाज में कहा, नहीं, मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। उसके बोलने के अगले पल ही अब्रम उठकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसकी बाह पकड़ के उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, अपना फैसला सुना रहा हूँ। इस पर साइन करो या मर जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने अपनी गन निकालकर उसके सिर पर तान दी।
नियति फिर से चौंक उठी और हैरानी से उसे देखने लगी, जहां अभ्रम की आंखों में उसे रहम नहीं सिर्फ क्रूरता ही दिख रही थी। अभ्रम ने उसे देखते हुए कहा, चॉइस इज योर्स टर्टल, जिंदगी या मौत। ये सुनते ही उसकी आंखों के सामने ऐसा ही एक मंजर एक बार फिर तैर गया और वो अपने अतीत की यादों में खो गई। फ्लैशबैक, नियति का गांव। नियति अपनी सखी लाखी के साथ नदी किनारे बैठी बातें कर रही थी कि तभी अचानक से लाखी के सिर पर किसी ने बंदूक तान दी। लाखी और नियति दोनों ने चौंक कर उस आदमी की तरफ देखा और उस आदमी ने कहा, और कितना समय चाहिए तुमको सोचने के लिए? अब फटाफट जल्दी से बताए, दो शादी या मौत? उसके पूछने पर लाखी ने कहा, मौत। लाखी की बात ने इस कदर नियति को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था कि वो अवाक रह गई थी। आज अभ्रम की धमकी ने भी उसे वैसा ही झकझोर दिया था। अपने अतीत को याद कर नियति अपनी आंखों को बंद किए खुद से ही मन में बोली, नहीं, मैं अभी नहीं मर सकती। मेरी वजह से मेरे अपनों की जिंदगी दांव पर लगी है। जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उस इंसान ने मुझे ही ठुकरा दिया और अब ये जानवर जो बिन बुलाए मेहमान की तरह मेरी जिंदगी में आ गया है, मैं इसके हाथों मर नहीं सकती। इसने मुझे कैद दी है तो अब कैद ही सही। अब इसकी कैद में रहकर ही मैं वो करूंगी जो किसी ने नहीं सोचा होगा। नियति ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा तो अभ्रम की आंखें अभी भी उसे ही घूर रही थी। नियति की आंखों में आंसू भर आए थे। अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए उसकी आंखों में गुलाबी डोरियों को जाल बिछ गया था। वो अपनी दबदबाए आंखों से एकटक अभ्रम को देखे जा रही थी और उसे देखते हुए ही उसने अभ्रम के हाथ से पेपर्स ले लिए और सिसकते हुए एक गहरी सांस लेकर बिना ये जाने कि उन पेपर्स में क्या लिखा है, उसने पेपर्स पर साइन कर दिया। उसे साइन करते देखकर अभ्रम तिरछा मुस्कुराया। फिर उसके माथे से गन हटाकर उसने पेपर्स को देखा। नियति के साइन देखकर उसे अपनी जीत का एहसास हुआ और उसने भी पेपर्स पर साइन कर दिया। उसे साइन करते देखकर टाइगर ने खुद से कहा, ये कैसे पेपर्स है जिस पर बीस्ट भी साइन कर रहे हैं? इस सवाल के जवाब की उम्मीद में उसने तिरछी नजरों से एडवोकेट कर्मा की तरफ देखा। वही कर्मा भी हैरानी से आंखें फाड़े अभ्रम को ही देखे जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा हो। अभ्रम को देखते हुए कर्मा ने मन में कहा, क्या बीस्ट ने शादी कर ली? वो भी इस लड़की से? हे भगवान, क्या जो मैं देख रहा हूँ वही सही है या ये सब मेरी आंखों का भ्रम है? इसी असमंजस में उसने टाइगर की तरफ देखा तो उसे अपनी ओर देखता पाकर उसने बेचारगी से सिर हिला दिया। अभ्रम ने पेपर साइन करके नियति की तरफ देखा तो वो अभी भी उसे गुस्से में घूर रही थी। वहीं अभ्रम के होठों पर अब जीत भरी मुस्कान थी। उसने पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए नियति से कहा, तुम जानती भी हो ये क्या है? तुमने किन पेपर्स पर साइन किया है? नियति ने एकटक उसे अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है? जो आप चाहते थे वो तो हो गया ना। आप मुझसे इन पेपर्स पर साइन करवाना चाहते थे, मैंने कर दिया। कान इस हाथ से पकड़ो या उस हाथ से, बात तो एक ही है ना। अब मैं आपकी कैदी तो बन ही गई हूँ। अपनी बात पूरी कर नियति वहां से चली गई। वहीं अभ्रम ने उसे जाते हुए देखकर कहा, टर्टल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने से चली गई। क्या तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे अंदर से मेरा डर कभी खत्म नहीं होने दूंगा। तुम यहाँ रहोगी मेरी कैद में, मेरी मर्जी से और मुझसे डर कर। ये बोल वो भी नियति के पीछे पीछे चला गया। उसके जाते ही टाइगर, कर्मा और पाइथन तीनों ने चैन की सांस ली। वहीं एक पिलर के पीछे से छुपकर सब देख रही शीला भी अभ्रम को जाते हुए देखकर खुद से बोली, ये कैसे पेपर्स थे जिस पर बीस्ट ने नियति से साइन करवाए? पता करना होगा शीला, पता करना होगा। शीला भी जाने लगी पर टाइगर की बात सुनकर रुक गई और वहीं रुककर पिलर के पीछे से ही टाइगर की पूरी बात सुनने लगी। टाइगर ने कर्मा के पास आते हुए कहा, ये कैसे पेपर लेकर आया था तू? और जब मैंने तुझे बुलाया नहीं तो तू यहाँ आया क्यों? क्यों नियति ने कैद को चुना? क्या लिखा था उन पेपर्स में? नियति को कैद करने की ख्वाहिश बना देगी अभ्रम को उसका गुलाम? कौन है जिसने अभ्रम पर अटैक करवाया था? 7 जन्मों की टॉर्चर के लिए तैयार हो जाओ। टाइगर की बात का जवाब देते हुए कर्मा ने कहा, मुझे यहाँ बीस्ट ने बुलाया है। टाइगर ने चौंकते हुए बीच में कहा, क्या तुझे यहाँ बीस्ट ने बुलाया है? कर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। जब मुझे बीस्ट का कॉल आया तो ये देखकर मैं खुद चौंक गया था कि बीस्ट मुझे खुद कॉल कर रहे हैं। पर तभी जब मैंने कॉल रिसीव की तो उन्होंने मुझसे कुछ पेपर्स तैयार कर जल्दी से विला आने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर टाइगर ने कर्मा की तरफ देखते हुए कहा, ये कौन से पेपर्स थे जिस पर बीस्ट ने नियति से साइन करवाए? क्या था उन पेपर्स में, बता मुझे।
कर्मा ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया और उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, बता दिया तो तू यकीन नहीं करेगा। तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और सिर पर से आसमान गायब हो जाएगा। 440 वोल्ट का करंट तुझे अपनी बॉडी में फील होगा। सुनकर ऐसा लगेगा जैसे तेरे सिर पर पहाड़ टूट पड़ा हो और ये दुनिया गोल घूमती नजर आएगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी इतनी सारी बातें सुनकर टाइगर ने बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, अब बता भी दे, क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहा है? यहाँ मेरी जान जा रही है और तू मजे ले रहा है। तभी पाइथन भी दोनों के बीच आते हुए बोला, हाँ कर्मा सर प्लीज बताइए, बीस्ट ने नियति से किन पेपर्स पर साइन करवाए हैं? उद्धरण चिन्ह। अभी कर्मा दोनों की बातों का कुछ जवाब देता कि तभी जैगुआ तीनों के पास आते हुए उन्हें देखते हुए बोला, तुम तीनों यहाँ क्यों खड़े हो और बीस्ट कहाँ गए? उसके बीच में सवाल करने से टाइगर फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कर्मा से बोला, तू इसे इग्नोर कर और हमारे सवाल का जवाब दे। बताना वो कैसे पेपर्स थे? बीस्ट ने उन पेपर्स पर नियति के साइन क्यों लिए? कर्मा ने तीनों को देखा और गहरी सांस लेकर बोला, ये जो हमारा जंगल है ना, जहाँ का राजा हमारे बीस्ट है, ये समझ लो अब वहाँ एक रानी भी आ गई है। कुछ देर तक तीनों उसकी बात सुनकर सोचते रहे। फिर जैसे ही उन्हें उसकी बात का मतलब समझ आया, तीनों ने एक साथ चौंक कर कहा, क्या बीस्ट ने शादी कर ली? इस सवाल पर कर्मा ने धीरे से मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे सिर हिलाते देखकर तीनों के होश उड़ गए थे। तभी टाइगर ने कंफर्म करते हुए फिर पूछा, क्या तू सच बोल रहा है? बीस्ट ने नियति से सच में शादी कर ली है? इस बार भी कर्मा ने हाँ में सिर दिला दिया। वहीं जब ये बात शीला ने सुनी तो उसके होश ही उड़ गए। उसकी आंखें फटी और मुंह खुला रह गया। उसने धीमी मगर शौकंग आवाज में खुद से कहा, क्या बीस्ट ने शादी कर ली है? उन्हें ये बात बतानी होगी। मैम साहब का ये बात जानना बहुत जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। ये बोल शीला दबे कदमों से वहां से चली गई। वही जैगुआ ने कर्मा की बात पर हंसते हुए कहा, अबे तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। अबे कौन सा सस्ता नशा करके आया है तू? 20 लड़कियों से दूर रहते हैं, फिर शादी कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने जैगुआ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे भाई, मेरा यकीन कर, अब हमारे बीस्ट बदल चुके हैं और ये बदलाव उस लड़की की वजह से आया है। सॉरी, हमारी फॉरेस्ट क्वीन की वजह से आया है। उद्धरण चिन्ह। अब ये फॉरेस्ट क्वीन कौन है? पाइथन फिर बीच में बोला। टाइगर और कर्मा ने उसे घूर कर देखा तो पाइथन दोनों से अपनी नजर चुराने लगा। फिर कर्मा ने उसे समझाते हुए कहा, पहले वो हमारे लिए एक लड़की थी पर अब बीस्ट ने उससे शादी कर ली है तो अब वो हमारे लिए स्पेशल हो गई है। उनका ओहदा भी बीस्ट जितना हो गया है, तो अब हम उन्हें ऐसे थोड़ी ना बुला सकते हैं, इसलिए मैं तो उन्हें फॉरेस्ट क्वीन कहूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर पाइथन ने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं उस मासूम सी छोटी सी लड़की के और कितने नामकरण होने बाकी है। जब से आई है बेचारी को हर रोज एक नया नाम मिल ही जाता है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात कर्मा ने सुन ली थी और उसने पाइथन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब से उन्हें कोई भी नया नाम नहीं मिलेगा। अब से वो हम सबके लिए फॉरेस्ट क्वीन ही रहेंगी। बीस्ट की क्वीन और हमारी फॉरेस्ट क्वीन। उसे इतना खुश होते देखकर जैगुआ ने मुंह बनाते हुए उससे कहा, अबे इतना क्यों खुश हो रहा है? बीस्ट ने नियति से शादी घर बसाने के लिए नहीं की, उसे सजा देने के लिए की है। बेचारी, पता नहीं अब उसके साथ आगे क्या ही होगा। एक तो वो इतनी सी जान है और हमारे बीस्ट वो कितने क्रूर है, पता नहीं वो कैसे हमारे बीस्ट को हैंडल करेगी। मुझे तो उस बेचारी पर तरस आता है। जैगुआ की बातों में अफसोस था। वहीं टाइगर मुस्कुरा रहा था, उसकी मुस्कान धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। तभी टाइगर ने खुद से ही मन में कहा, भगवान जी, आज आप इतने अच्छे मूड में होंगे, पता नहीं था। पता होता तो मैं कुछ और भी मांग लेता। थैंक यू भगवान जी, आपने तो मेरी एक ही बार में सुन ली। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। जैगुआ की नज़र जब उस पर पड़ी तो उसे मुस्कुराते हुए देखकर जैगुआ ने कहा, तू क्यों इतनी खुशी मना रहा है? उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने उसकी बात पर हड़बड़ाते हुए कहा, मैं कहाँ खुश हूँ? मैं भी तुम लोगों की तरह दुखी हूँ। खुश तो ये है। उद्धरण चिन्ह। उसका इशारा कर्मा की तरफ था। ये देखकर कर्मा ने तीनों से कहा, अरे यार, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? बीस्ट ने शादी कर ली, ये तो अच्छी बात है। अब कम से कम कोई उन्हें संभालने वाली आ गई है तो अब उनकी क्रूरता थोड़ी कम हो जाएगी और इसमें तो हम लोगों का ही भला है। जहाँ एक तरफ कर्मा तीनों को समझा रहा था, वहीं नियति अपने रूम में आकर बेड पर बैठी रो रही थी। तभी अचानक से अब्रम के उसके रूम में आ जाने पर
वो चौंक कर बेड से उठकर खड़ी हो गई। अब्रम उसे देखते हुए उसके पास आया तो नियति उसे पास आते देखकर डर से पीछे हटने लगी और पीछे हटते हुए ही वो दीवार से टकरा गई। अब्रम ने उसके पास जाकर अपने दोनों हाथ दीवार पर रखते हुए उसे अपने घेरे में लेते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पूरी बात सुने बिना वहां से चले आने की? उद्धरण चिन्ह। नियति उसके डर से अपनी पलकें नीचे झुकाए खड़ी थी। उसे खुद की तरफ देखता ना देखकर अब्रम ने अपनी कर्कश आवाज में फिर से कहा, तुमसे कितनी बार कहा है, जब मैं तुमसे बात करूं तो मेरी आंखों में देखा करो। तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती क्या? ये कहते हुए उसने नियति की दोनों बाहें कसकर पकड़ ली। उसने डरते हुए अब्रम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर दर्द। उसे देखते हुए अब्रम तिरछा मुस्कुराया। क्यों दर्द हो रहा है? रोना आ रहा है? ये जिंदगी तुमने ही चुनी है और अब तुम्हें ऐसे ही सारी जिंदगी मेरे साथ काटनी होगी। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था आज़ाद होने का, पर तुमने कैद को चुना है तो अब इसकी आदत डाल लो। उसकी बातें आज उसके ओरे से भी ज्यादा जहरीली लग रही थी। वो अपनी बातों से ही नियति को मार रहा था। नियति की आंखों से धर धर आंसू बहने लगे थे। ये देखकर अब्रम को न जाने क्या हुआ। उसने नियति को छोड़ दिया और उससे दूर होकर बोला। अब्रम उससे दूर हुआ और उसे देखते हुए पीछे हटने लगा। फिर उसे देखते हुए ही अब्रम ने आगे कहा, अपना सामान पैक करो और मेरे कमरे में आओ। उद्धरण चिन्ह। नियति जो पहले ही अब्रम से डरी हुई थी उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई। उसे अपने कानों पर जैसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है और इसलिए उसने अब्रम से पूछा, क्या कहा आपने? अब्रम अभी भी उसे ही देख रहा था। नियति की बात सुनकर उसे फिर से गुस्सा आ गया और वो उसके पास जाकर फिर से नियति की दोनों बाहें पकड़ के बोला, एक बार में तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? टर्टल मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैं जब भी तुमसे कुछ कहूं तो उसे एक बार में ही सुन लिया करो। मुझे अपनी बातें दोहराना पसंद नहीं। जो कहा है वो करो। उद्धरण चिन्ह। अब्रम के इस तरह पकड़ने से उसकी बाहें दर्द हो रही थी। अब्रम की बातें उसके समझ से बाहर थीं। उसने दर्द में सिसकते हुए कहा, एक बार आपके कमरे में गई तो आपने इतनी सजा दी और अभी आप? उसे बीच में रोकते हुए अब्रम ने कहा, अब मैं तुम्हें बुला रहा हूं, इसलिए चुपचाप अपना सामान लो और मेरे पीछे आओ। उद्धरण चिन्ह। उसने नियति की बाहें छोड़ दी और उससे दूर हुआ। वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ा कि तभी नियति के शब्दों ने उसके कदमों को रोक लिया। नियति ने अब्रम को देखते हुए कहा, आप मुझे अपने कमरे में किस हक से बुला रहे हैं? जैसे ही अब्रम ने ये सुना वो तिरछा मुस्कुराया और पलटकर अपने दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले उसे देखते हुए बोला, टर्टल तुम थकती नहीं हो मासूमियत का नाटक करते हुए? नियति को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो सिसकते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। एक बार फिर अब्रम को अपनी तरफ कदम बढ़ाते देखकर नियति पीछे हटने लगी। अब्रम उसके पास आया और एक हाथ दीवार पर रखते हुए उसके ऊपर झुकते हुए उसने कहा, हक की बात कर रही हो तुम? तुमने ही तो उन पेपर्स पर साइन करके मुझे सारे हक दिए हैं। तुम पर अब किसी का हक है तो वो सिर्फ मैं हूं टर्टल। तुमने जिस पेपर्स पर साइन किए वो हमारी शादी के पेपर्स थे। नाउ यू आर माई वाइफ टर्टल। ये सुनते ही नियति के होश उड़ गए और वो एकटक अवाक होकर अब्रम को देखने लगी। अब्रम के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसे देखते हुए ही नियति की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे और वो ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी शादी कैसे हो सकती है? शादी में तो हवन कुंड की अग्नि, पंडित जी, शादी के मंत्र, 7 फेरे, 7 वचन, सिंदूर, मंगलसूत्र, शादी की सारी रस्में होती हैं। इन सब के बिना शादी कैसे हो सकती है? उसकी बात पर अब्रम हंसने लगा। उसे हंसते देखकर नियति उसे टकटकी लगाए देखने लगी। अब्रम ने हंसते हुए ही कहा, न 7 फेरे, न 7 वचन, न सिंदूर, न मंगलसूत्र, न हवन कुंड की अग्नि, न शादी के मंत्र, इन सब के बिना भी तुम अगले 7 जन्मों के लिए मुझसे जुड़ चुकी हो टर्टल। 7 जन्मों के टॉर्चर के लिए तैयार हो जाओ। अब न तुम खुद मुझसे दूर जा सकती हो, न मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने दूंगा और किसी तीसरे में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें मुझसे छीन सके। अब कोई सवाल नहीं, अपना सामान लो और चुपचाप मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात बोलकर अब्रम चला गया। वहीं नियति रोते हुए दीवार से लगकर ही बैठ गई। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, क्यों भगवान जी, क्यों हर बार आप मेरे साथ ही गलत करते हैं? क्या मेरे कर्म इतने बुरे हैं? क्यों आपने एक ऐसे इंसान को मेरा पति बना दिया जिसके सीने में दिल ही नहीं है, जो एक इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है?
जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। क्यों ऐसे इंसान से आपने मुझे जिंदगी भर के लिए बांध दिया? क्यों भगवान जी, क्यों? अभ्रम ने नियति से एक नया रिश्ता जोड़ा है। इनका ये रिश्ता आगे क्या नया मोड़ लेगा? क्या सच में अभ्रम बदल रहा है? क्या नियति कभी इस शादी को अपना पाएगी? शीला की बातों का क्या मतलब? मैं जानवर हूँ, डरो मुझसे। क्यों भगवान जी, क्यों हर बार आप मेरे साथ ही गलत करते हैं? क्या मेरे कर्म इतने बुरे हैं? क्यों आपने एक ऐसे इंसान को मेरा पति बना दिया जिसके सीने में दिल ही नहीं है, जो एक इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है, जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ? क्यों ऐसे इंसान से आपने मुझे जिंदगी भर के लिए बांध दिया? क्यों भगवान जी, क्यों? नियति के इस क्यों का जवाब तो आने वाला समय ही देने वाला था। ये सब बोलते हुए वो रोए जा रही थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। चेहरा लाल होकर आंसुओं से पूरा भीग गया था। वहीं जब अभ्रम और नियति की शादी वाली बात टाइगर और जैगुआ ने आस्था को बताई तो वो भी चौंक गई। पर कुछ देर बाद आस्था के होठों पर स्माइल आ गई। उसे मुस्कुराते देखकर जैगुआ बोला, आस्था आंटी आप मुस्कुरा रही हैं। बीस्ट ने शादी कर ली। ये खबर सुनकर तो मुझे लगा आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, पर देखो आपको हार्ट अटैक की जगह लाफिंग अटैक आया है। ये बोलते हुए जैगुआ हंस रहा था। वहीं आस्था और टाइगर उसकी बात पर उसे घूरने लगे थे। टाइगर ने उसे कोहनी मारी तो वहीं आस्था उसके कंधे और बाह पर मारते हुए बोली, बदमाश, तू मुझे मारना चाहता है? अरे मैं क्यों मरूं, मरे मेरे दुश्मन। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ आस्था के मार से बचते हुए बोला, अरे आंटी अब बस भी करो, और कितना मारोगी? आपकी मार खाकर मैं तो मर ही जाऊंगा। आस्था रुक गई क्योंकि उसकी सांस फूलने लगी थी। टाइगर जैगुआ को मार खाते देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी आस्था आंटी को हौंकते देखकर टाइगर ने उसे बेंच पर बिठाया। जब आस्था थोड़ी नॉर्मल हो गई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब साहब की जिंदगी में बदलाव आएगा क्योंकि नियति उनकी जिंदगी में आ गई है। कोट। उसे बीच में रोकते हुए जैगुआ बोला, आस्था आंटी आप ज्यादा सपने मत देखिए। बीस्ट ने नियति से शादी घर बसाने के लिए नहीं, उसे सजा देने के लिए की है। बोलते हुए वो भी आस्था के बगल जाकर बैठ गया तो वो फिर से उसके कंधे पर मारते हुए बोली, ये सब तो एक बहाना है। किस्मत को दोनों को मिलाना था सो मिला दिया। प्यार की पहली सीढ़ी तकरार ही होती है। साहब की नफरत ही धीरे धीरे मोहब्बत में बदलेगी और उन्हें एक दिन नियति से प्यार हो जाएगा। बीस्ट को प्यार, हा हा हा। ये कहते हुए जैगुआ हंसने लगा। इस बात पर तो टाइगर को भी डाउट था। तभी वो भी आस्था के दूसरी साइड बैठते हुए बोला, आंटी आप इतना शो कैसे हैं? बीस्ट का बिहेवियर हम सब जानते हैं, फिर कैसे एक जानवर का व्यक्तित्व रखने वाले इंसान को प्यार हो सकता है? आस्था ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, जब इस जंगल में एक हिरनी आ गई है और बीस्ट की जिंदगी में भी शामिल हो गई तो एक दिन वही हिरनी बीस्ट की जिंदगी भी बन जाएगी। मेरी कही बात एक दिन सच होगी, देखना। उद्धरण चिन्ह। ये बोल आस्था उठकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद टाइगर और जैगुआ दोनों ने एक दूसरे को देखा और वे दोनों भी चले गए। वहीं जब अभ्रम अपने कमरे में गया तो उसे नियति कहीं नहीं दिखी। उसे न देखकर अभ्रम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और दांत पीसते हुए कहा, टर्टल तुम चाहती हो मैं तुम्हें पनिश करूं तो ठीक है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अपने कमरे से निकलकर नियति के कमरे में आया तो उसे नियति वहां भी नहीं दिखी। वो जैसे ही कमरे से निकला तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन देखा तो कर्मा उसे कॉल कर रहा था। उसने कॉल कर फोन अपने कान पर लगा लिया तो दूसरी तरफ से कर्मा की घबराती हुई आवाज आई, बीस्ट आपके और क्वीन के मैरिज पेपर कहीं खो गए हैं, मिल नहीं रहे। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर बीस्ट वो मुझे मिल नहीं रहे। ये सुनते ही अभ्रम की आंखें छोटी हो गई और उसने गुस्से में दांत पीसकर कहा, व्हाट रबिश, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मैरिज पेपर तुम यहाँ से लेकर गए थे, फिर तुमने उसे कैसे खो जाने दिया? कर्मा ने घबराते हुए कहा, बीस्ट मैंने जहाँ वो पेपर्स रखे थे अब पेपर्स वहाँ पर नहीं है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कुछ ही घंटे में पेपर्स कहाँ जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अभ्रम ने गहरी सांस लेकर कहा, ओके अगर वो पेपर नहीं मिल रहे तो तुम दूसरे पेपर तैयार करो और उन्हें अभी यहाँ लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह। कर्मा उसकी बात सुनकर चौंक गया और धीरे से बोला, बीस्ट क्या ये पेपर मैं कल नहीं ला सकता? उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने एकदम से कहा, नो शादी आज ही होगी, जैसा कहा है वैसा करो। मुझे अगले 30 मिनट में तुम मेरी आंखों के सामने चाहिए। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया और नियति को ढूंढने लगा। उसने नियति को पूरे विला में ढूंढा पर वो उसे कहीं नहीं दिखी। फिर वो विला से बाहर जाते हुए बोला, टर्टल यहाँ से भाग नहीं सकती,
वो यही कहीं होंगी, यहाँ से भागना उसके लिए इम्पॉसिबल है। उद्धरण चिन्ह। खुद से ही बातें करते हुए अब्रम गार्डन में आ गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र बेंच पर बैठी नियति पर गई और वो उसके पास जाने लगा। अब्रम को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अभी नियति को बहुत डांटने वाला था, पर वो जैसे ही नियति के पास पहुंचा तो उसे रोते हुए देखकर उसके कदम रुक गए। वो कुछ दूरी पर ही खड़ा उसे रोते हुए देखने लगा। ये लड़की अभी तक रो रही है। ये बोलते हुए उसने सिर हिलाया और नियति के सामने आकर कड़क आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कमरे में आने के लिए कहा था ना। उद्धरण चिन्ह। नियति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने आंसू पोंछने लगी। उसे चुप देखकर अब्रम ने फिर कहा, टटल अंदर चलो, यहाँ बहुत ठंड है, तुम्हें ठंड लग जाएगी और मैं नहीं चाहता तुम मेरा टॉर्चर सहने से पहले ही बीमार पड़ जाओ। उद्धरण चिन्ह। नियति अपने आंसू पोंछते हुए सुबकते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अब्रम उसे घूर कर देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वो लड़की जो उसकी आवाज सुनकर ही डर जाती थी अभी उसे मना कर रही है। अब्रम ने झुककर नियति का हाथ पकड़ा और उसे उठाते हुए कहा, मैंने कहा मेरे साथ चलो। नियति अपने हाथों को टाइट करते हुए बोली, नहीं जाऊंगी, मैं एक जानवर के साथ एक ही कमरे में नहीं रहूंगी। अब्रम ने उसे तिरछी नजरों से देखा तो वो नजरें झुकाए बैठी थी। उसने नियति का हाथ छोड़ दिया और झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फिर उसे ले जाते हुए बोला, मैं जानवर हूं ना, तो डरो मुझसे, वरना ये जानवर तुम्हें खा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। नियति जो उसकी बाहों में छटपटा रही थी वो अब्रम की बातें सुनकर खुद में ही सिमट गई और अपनी डरी सहमी आंखों से उसे देखने लगी। अब्रम जब उसे अपनी बाहों में उठाए विला में लेकर आया तो शीला दोनों को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, इसकी भोली शक्ल पर तो मुझे भी तरस आ गया था, पर ये कितनी चालाक निकली। 1 महीना भी नहीं हुआ इसे यहाँ आए हुए और सीधा यहाँ की रानी बन गई। जमीन पर रेंगते कीड़े जितनी औकात है इसकी, और किस्मत देखो इसकी जमीन से उठकर सीधा बीस्ट की बाहों में जा बैठी है। जी ले आज अपनी जिंदगी नियति, कल से तो तेरी जिंदगी जहनुम बन जाएगी। उद्धरण चिन्ह। शीला बोलते हुए तिरछा मुस्कुराए और अपना पल्लू झटकते हुए चली गई। अब्रम नियति को लेकर जैसे ही हॉल में आया तो उसे अपने सामने कर्मा खड़ा दिखा। उसे देखकर अब्रम ने नियति को नीचे उतार दिया। तभी कर्मा ने उसे पेपर्स देते हुए कहा, 20 पेपर तैयार हैं, आप इस पर फिर से साइन कर दे। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने उसके हाथ से पेपर्स लेकर एक सरसरी सी नजर पेपर्स पर डाली और उसे नियति के सामने करते हुए कहा, टर्टल इस पर साइन करो। उद्धरण चिन्ह। नियति उसे देख मुंह बनाकर बोली, मैं साइन नहीं करूंगी, पता नहीं इस बार आप मुझसे मेरा क्या छीन ले। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर कर्मा ने जल्दी से कहा, क्वीन ये आपकी शादी के ही पेपर्स है, वो पहले वाले पेपर्स खो गए थे ना, इसलिए मैं दोबारा पेपर्स तैयार करके लाया हूँ। उद्धरण चिन्ह। कर्मा के ये कहते ही नियति की आंखें खुशी से चमकने लगी और वो जल्दी से अब्रम से दूर होकर बोली, फिर तो मैं इस पर बिल्कुल साइन नहीं करूंगी। ये सुनते ही अब्रम उसे गुस्से में घूरने लगा। अब तक जगुआ पाइथन और टाइगर भी वहां आ गए थे। नियति अपनी बात पूरी कर वहां से भागने लगी। उसे भागते देखकर अब्रम ने अपने आदमियों को उसे पकड़ने का इशारा किया। टाइगर, जगुआ पाइथन और कर्मा सभी उसे पकड़ने में लग गए थे, पर नियति उनके हाथ नहीं आ रही थी। कभी वो उनसे बचकर सोफे पर चढ़ जाती तो कभी डाइनिंग टेबल के आसपास चक्कर काटने लगती। वो सभी उसके पीछे भागते हुए थक गए थे। अब्रम नियति को घूर कर देख रहा था। तभी नियति भागते हुए उसके पास आए और अचानक ही उसके सीने से टकरा गई। नियति उससे टकराकर गिरने लगी, पर अब्रम ने उसकी बाह को कसकर पकड़ लिया। वो छटपटाने लगी, तब भी अब्रम ने उसे नहीं छोड़ा। तभी अब्रम ने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ते हुए उसकी पीठ को अपने सीने से सटा लिया और अपने दूसरे हाथ से उसका नाजुक हाथ मजबूती से पकड़ लिया। नियति उसकी बाहों में कैद हो गई थी। सभी दोनों को हैरानी से देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब्रम उसके साथ क्या करने वाला है। तभी उसने नियति के कान के पास कहा, चुपचाप खड़ी रहो वरना तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तकलीफ दूंगा मैं तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही नियति की सांसें रुक गई और वो टेढ़ी नजरों से उसे देखने लगी। अब्रम ने उसके हाथ में पेन पकड़ाया और जबरदस्ती उससे पेपर्स पर साइन करवाने लगा। फिर खुद भी साइन करने के बाद उसने कर्मा की तरफ देख गुस्से में कहा, अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई तो सजा के लिए तैयार रहना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही कर्मा के होश उड़ गए और उसने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया।
अभ्रम ने नियति को तिरछी नजरों से देखा और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। अभ्रम की बेशुमार ताकत के सामने उसका नाजुक बदन हार जाता था। उसके जाते ही कर्मा टाइगर और सभी को पेपर्स का सच बताने लगा। वही रूम में आकर अभ्रम ने नियति को बेड पर रख दिया और उसे घूरते हुए कहा, अब इस कमरे से बाहर जाने के बारे में सोचना भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। नियति उसे जाते हुए देखती रह गई। वो 5 मिनट बाद ही चेंज कर रूम में आया। नियति अभी भी उसे ही देख रही थी। अभ्रम ने होठों के बीच एक सिगरेट रखी और उसे जलाते हुए बालकनी में चला गया। फिर कुछ देर बाद वो अपनी सिगरेट बुझाकर वापस रूम में आया तो देखा नियति बेड के क्राउन से टिककर सो गई थी। ये देखकर अभ्रम ने नियति को घूरते हुए तेज आवाज में कहा, टर्टल। नियति चौंक कर उठ गई। अभ्रम से नजरें मिलते ही उसकी सांसें तेज हो गई। अभ्रम उसे घूरते हुए उसके पास आया और बेड पर बैठते हुए उससे बोला, तुम यहाँ मुझे सुलाने के लिए हो न कि खुद सोने के लिए। ये कहकर उसने नियति की गोद में अपना सिर रख दिया और आंखें बंद कर ली। उसे देखकर नियति हैरान थी। तभी अभ्रम ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, मुझे घूरना बंद करो टर्टल, वरना मैं। उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहते ही नियति ने अपनी नजरें फेर ली। तभी अभ्रम ने उसके हाथों को पकड़ अपने सिर पर रख दिया। ये देखकर नियति ने मुंह बना लिया। वो धीमे हाथ से उसका सिर सहलाते हुए मन में बोली, क्या मुसीबत है, इतने बड़े होकर भी हरकतें इनकी एक 5 साल के छोटे बच्चे जैसी हैं। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। करीब 45 से 48 साल की एक महिला। वो देखने में बहुत एलिगेंट लग रही थी। उसने सिल्क की महंगी साड़ी, गले में प्लेटिनम का पेंडेंट और कानों में डायमंड के इयररिंग पहने, हाथ में गुच्छी का पर्स लिए खड़ी थी। चेहरे पर खूबसूरती के साथ बिखरा घमंड उसके ओरे और रुतबे बयां कर रहा था। वो अपने हर स्टेप को परफेक्टली रखते हुए आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए एयरपोर्ट से बाहर आई। उसके सामने एक ब्लैक कलर की पॉश कार आकर रुकी। ड्राइवर ने कार से निकलकर गाड़ी का डोर ओपन किया। इससे पहले कि वो लेडी आगे बढ़कर गाड़ी में बैठती, कुछ रिपोर्ट्स ने आकर उसे घेर लिया और उसके ऊपर सवालों की बारिश कर दी। एक रिपोर्टर ने कहा, मिसेज वसुंधरा सिंह चौहान, आप सदन इंडिया आ गई। इसका मतलब ये न्यूज़ सच है कि आपके बेटे अभ्रम सिंह चौहान ने शादी कर ली है। उसी के साथ एक दूसरे रिपोर्टर ने कहा, प्लीज मैं कन्फर्म इट। आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्या ये बात सच है कि आपके बेटे अभ्रम सिंह चौहान ने शादी कर ली है। उद्धरण चिन्ह। रिपोर्टर्स की बात सुनते ही वसुंधरा ने अपनी आंखों पर से एक्सपेंसिव गॉगल्स को हटाते हुए उन दोनों रिपोर्टर्स को देखा। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक आग भी थी जिससे वो अभी दोनों रिपोर्टर्स को जला देना चाहती थी। अभी वो रिपोर्टर्स को घूर ही रही थी कि इतने में ही एक और रिपोर्टर ने कहा, मैम प्लीज बताइए, क्या ये बात सच है। उद्धरण चिन्ह। वसुंधरा उस रिपोर्टर को भी गुस्से में घूरने लगी। तभी वसुंधरा के पीछे खड़ी एक लड़की, जिसकी उम्र यही कुछ 26 साल रही होगी, उसने जब वसुंधरा को रिपोर्टर्स को घूरते हुए देखा तो वो धीरे से उसके कान में बोली, मैम प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, ये मीडिया है। अगर आपने कुछ भी रिएक्ट किया तो अगले ही पल ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी। कोट। उस लड़की की बात सुनकर वसुंधरा ने तिरछा मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, थैंक यू माया, तुम हर बार मुझे कुछ भी गलत करने से रोक लेती हो। उद्धरण चिन्ह। माया वसुंधरा की असिस्टेंट थी। वसुंधरा उसके बिना कहीं नहीं जाती थी। माया हर तरह से उसे सपोर्ट करती थी और उसे ओवर रिएक्ट करने से रोक लेती थी। माया उसकी असिस्टेंट ही नहीं, उसकी एडवाइजर भी थी। वो वसुंधरा को कुछ भी गलत करने से रोक लेती थी, जैसे अभी उसने वसुंधरा को रिपोर्टर्स पर गुस्सा करने से रोक लिया था। माया के समझाने पर वसुंधरा अपने होठों पर जबरदस्ती की स्माइल लाते हुए रिपोर्टर्स से बोली, अगर मेरे बेटे ने शादी कर भी ली तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। वो जवान है, हैंडसम है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वे सारी खूबियां जो एक परफेक्ट आदमी में होनी चाहिए, वे सब मेरे बेटे में है। उसकी शादी करने की उम्र भी हो गई थी, सो उसने कर ली। इट्स नॉट अ बिग डील। उसकी बात पर एक रिपोर्टर ने कहा, तो आपको इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बात पर वसुंधरा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों मुझे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये सुन उन रिपोर्ट में से एक ने कहा, नहीं मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। उद्धरण चिन्ह। वसुंधरा अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोली, तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था। रिपोर्टर ने माइक अपनी तरफ करते हुए कहा, मैं हमें मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जिस लड़की से आपके बेटे ने शादी की है उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है।
शी इज अ पुअर गर्ल। ये सुनते ही वसुंधरा के एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो गए, पर तभी माया ने उसे अपने कंधे से धक्का दिया तो वो वापस से नॉर्मल होते हुए बोली, लगता है आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मसालेदार खबरों की कमी हो गई है, इसलिए तो आप सभी उन्हें छोड़कर एक बिजनेसमैन की लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरे बेटे ने किससे शादी की है किससे नहीं, ये जानने से अच्छा है आप सभी इस ओर ध्यान दीजिए कि देश में क्या चल रहा है। आप रिपोर्टर्स हैं, देश की सच्चाई दिखाए और जनता को जागरूक करिए, ना कि एक बिजनेसमैन की पर्सनल लाइफ को पब्लिकली उछालिए। उद्धरण चिन्ह। वसुंधरा क्यों जानना चाहती है नियति के बारे में? अभ्रम की शादी की खबर किसने मीडिया में दी? क्या कभी नियति और अभ्रम एक दूसरे को जीवनसाथी के रूप में एक्सेप्ट कर पाएंगे? माय ड्रीम प्रिंस बीस्ट। वसुंधरा की दलीलों ने न केवल उस रिपोर्टर को बल्कि सभी रिपोर्टर्स को खामोश कर दिया था। वे सभी उसका रास्ता छोड़कर साइड हट गए। वसुंधरा ने बड़ी ही अदा से अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाया और तेज कदमों से अपनी कार की तरफ बढ़ गई। उसकी कार में बैठते ही कार तेज रफ्तार से वहां से चली गई। वसुंधरा ने अपने बगल बैठी माया से कहा, थैंक यू माया, आज फिर तुमने मुझे गलत करने से रोक लिया, पर मुझे उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कौन है, कहाँ से आए हैं, एवरीथिंग, मुझे उसके बारे में सब जानना है, उसका अतीत वर्तमान सब। माया ने उसकी बात सुनकर कहा, ओके मैम, मैं पता करवाती हूँ। वसुंधरा माया को ऑर्डर देकर खुद से ही मन में बोली, अभ्रम, तुमने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को आने नहीं दिया, फिर अब कैसे उस लड़की को आने दिया? उसके जाने के बाद तो मुझे लगा था तुम लड़कियों से नफरत करने लगे हो, फिर कैसे तुमने एक लड़की से शादी कर ली? मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगी जिसने तुम्हारे जैसे इंसान को खुद से शादी करने पर मजबूर कर दिया। उद्धरण चिन्ह। वही लैपटॉप पर काम करती माया भी मन में बोली, माय ड्रीम प्रिंस बीस्ट, तुम ऐसे कैसे किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो? देखना पड़ेगा एक बार उस लड़की को, आखिर कौन है वो लड़की जिससे तुमने शादी की? तुम्हारी नजरें तो किसी पर नहीं ठहरती, फिर उसमें ऐसा क्या था कि तुम्हारी नजरें उस पर ठहर गईं? उद्धरण चिन्ह। अपने मन में ही खुद से बात करते हुए उसने अपना फोन उठाया और उसमें अभ्रम की पिक देखकर धीरे से मुस्कुराई। वही उधर विला में अभ्रम अभी भी नियति को पकड़े सो रहा था। नियति भी बेखबर उसके बगल ही सो रही थी। तभी अभ्रम के फोन की रिंग ने नियति को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। उसने धुंधली आंखों से देखा तो कमरे में फैली हल्के उजाले ने इस बात का प्रमाण दिया कि सुबह हो चुकी है। वो उठने लगी तो उसे अपने ऊपर भारीपन महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने अनाज की बोरी उसके ऊपर रख दी हो। नियति ने झुककर देखा तो अभ्रम अपने एक हाथ में उसे भरे सो रहा था। अभ्रम का चेहरा दूसरी तरफ था और उसका एक हाथ नियति के ऊपर था। इस नज़ारे को देखते ही नियति को सब याद आ गया। उसने गुस्से में अभ्रम को देखा और उसके हाथ को खुद पर से हटाने लगी, पर वो अभ्रम के उस हाथ को हिला भी नहीं पा रही थी। फिर उसने झुंझलाकर खुद से कहा, हे भगवान, ये जानवर क्या खाता है? इनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? मैं तो इन्हें हिला भी नहीं पा रही। उद्धरण चिन्ह। फोन अभी भी रिंग हो रहा था। न चाहते हुए भी अभ्रम को अपनी आंखें खोलनी पड़ी और उसने गर्दन घुमाकर बेड साइड टेबल की तरफ देखा तो उसका सामना नियति से हुआ। वो अपने चेहरे पर अजीब से भाव लिए उसे ही देख रही थी। उसे खुद को इस तरह देखते हुए देखकर अभ्रम ने अपनी दोनों आईब्रो उठाकर सवाल किया, तो नियति ने भी अपनी आंखों के इशारे से ही उसके हाथ की तरफ इशारा किया। अभ्रम ने अपना हाथ देखा और अपने हाथ को उस पर से हटाते हुए उठकर बेड के क्राउन से टिककर बैठ गया। नियति जल्दी से उठने लगी, तभी अभ्रम की आवाज उसके कानों में गई, मेरा फोन दो। ये सुनकर नियति रुक गई और उसने बेड साइड से टेबल पर रखे उसके फोन को उठाकर अभ्रम को दे दिया। नियति फोन देकर जाने लगी, तभी अभ्रम ने फिर कहा, कहाँ जा रही हो? नियति फिर रुक गई और धीरे से पलटकर वो बेमन से अभ्रम को देखने लगी। अभ्रम ने बिना उसकी तरफ देखे अपने फोन में देखते हुए कहा, क्या तुम भूल गई हो? तुम्हें अब से इसी कमरे में रहना है। नियति ने मुंह बना लिया और मन में बोली, ये जानवर कभी नहीं सुधर सकता। मुझे परेशान करके इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिलता है। नियति अभ्रम को मन ही मन कोसते हुए वापस अंदर आ गई और सोफे पर जाकर बैठ गई। अभ्रम ने टाइगर को कॉल कर फोन कान पर रख लिया और अपनी कर्कश आवाज में कहा, क्या हुआ? इतनी सुबह मुझे फोन क्यों कर रहे थे? अभ्रम की ये बात सुनकर कॉल के दूसरी तरफ टाइगर सदमे चला गया। उसने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा, ये बीस्ट को हो क्या गया है? 9 बज रहे हैं और बीस्ट को ये सुबह लग रही है।
खुद से बात कर टाइगर ने जिस काम के लिए उसे कॉल किया था वो उसे बताने लगा। वही टाइगर की बात सुनकर अब्रम के एक्सप्रेशन अचानक से कोल्ड हो गए। नियति जो इतनी देर से सोफे पर बैठी उसे ही देख रही थी। उसने अब्रम के चेहरे के बदलते भाव को देखकर मन में ही खुद से कहा, अब क्या हुआ? ये जानवर इतना खूंखार क्यों बन गया है? तभी अब्रम ने कॉल पर बात कर नियति की तरफ देखा तो उससे नजरें मिलते ही नियति ने पलकें झुका ली। तभी अब्रम ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ आओ। नियति ने सिर उठाकर उसे देखा और उसके इशारे करने पर उठकर उसके पास जाने लगी। जब वो उसके पास जाकर खड़ी हुई तभी अब्रम ने उसका हाथ पकड़ झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। उसके इस तरह खींचने से नियति खुद को संभाल नहीं पाए और उसके ऊपर जा गिरी। वो खुद को संभाल कर उसके ऊपर से उठ पाती उससे पहले ही अब्रम ने उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जैसा तुमसे कहूंगा अब तुम वैसा ही करोगी। नियति भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। इस वक्त वो अब्रम के बहुत करीब थी। उसकी गर्म सांसें अब्रम के चेहरे पर पड़ रही थी। उसे नियति की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी अब्रम उसे पलटते हुए उसके ऊपर आ गया और उसे देखते हुए गुस्से में दांत पीसकर कहा, मुझे ऐसा देखना बंद करो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी मॉम आ रही है, वो तुमसे कुछ सवाल करेगी। जवाब में तुम्हें वही कहना है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके अलावा अगर तुमने कुछ भी एक्स्ट्रा कहा तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। उद्धरण चिन्ह। नियति कमसाते हुए मुंह बनाकर उसे देखे जा रही थी। अब्रम की बात पर उसने मन में ही खुद से कहा, कितना जालिम है ये जानवर। क्रूरता तो इसके रोम रोम कूटकर भरी है। उद्धरण चिन्ह। वो अभी अब्रम को अपने मन में कोस ही रही थी कि इतने में अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल तुमने अभी मेरी क्रूरता देखी ही कहाँ है? जिस दिन देखोगी मर जाओगी। अब इन फालतू ख्याल को अपने दिमाग से निकालो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरे साथ एक हैप्पी कपल का नाटक करना होगा। मोम को पता नहीं चलना चाहिए तुमसे मैंने जबरदस्ती शादी की है। उन्हें यही लगना चाहिए इस शादी में हम दोनों खुश हैं। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर नियति ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सच एक दिन सबके सामने आ ही जाता है, फिर झूठ क्यों बोलना? अब्रम उसे घूरते हुए बोला, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी टर्टल। कहो तो इसे काट कर ब्लैकी को खिला दूं। ये सुनकर नियति की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर डर देखकर अब्रम तिरछा मुस्कुराया और उसे देखते हुए ही बोला, अगर चाहती हो कि तुम्हारी जबान सही सलामत रहे तो इसे अपने मुंह के अंदर संभाल कर रखो। ज्यादा चलाओगी तो मैं इसे काट दूंगा। जितना कहा है उतना करो। अगर मोम को हमारी शादी का सच पता चला तो टर्टल तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इसके बाद नियति खामोशी से उसकी बातें सुनने लगी। जब उसकी बात पूरी हो गई तो अब्रम ने उसे चुप देखकर कहा, क्या तुम्हें सब समझ आ गया? उसके पूछने पर नियति ने धीरे से सिर हिला दिया। अब्रम तिरछा मुस्कुराते हुए उसके ऊपर से हटने लगा, पर तभी एक खिंचाव की वजह से वो उसके और करीब हो गया। उसने देखा तो उसके गले में पहनी चैन नियति के दुपट्टे में उलझी हुई थी। ये देखकर उसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। फिर नियति को देखते हुए कहा, देख क्या रही हो, निकालो इसे। नियति अपने दोनों हाथों से अपने दुपट्टे को चैन से निकालने लगी, पर उसका दुपट्टा चैन से निकल ही नहीं रहा था। ज्यादा टाइम लगते देखकर अब्रम ने गुस्से में कहा, रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम टर्टल हो, तुम कोई भी काम टाइम पर नहीं कर पाओगी। ये बोलकर उसने अपने एक हाथ से नियति के दुपट्टे को उसके गले से निकाल दिया। ये देखकर नियति ने जल्दी से खुद को अपने दोनों हाथों से ढांक लिया और उसे घूरते हुए बोली, मैं कुछ कहती नहीं हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे साथ कुछ भी करेंगे। ये क्या बदतमीजी थी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर अब्रम ने भौहें सिकुड़कर उसे देखा और गुस्से में बोला, क्या कहा तुमने? बदतमीजी? मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा हूँ? क्या तुम्हें बदतमीजी का मतलब भी पता है? उद्धरण चिन्ह। नियति उसे नजरें मिलाते हुए मगर डरते हुए बोली, ये जो आपने किया, मेरा दुपट्टा छीन लिया, ये बदतमीजी ही तो है। उसकी बात पर अब्रम होठों को तिरछा कर बोला, अच्छा तो ये बदतमीजी है, चलो आज मैं तुम्हें बदतमीजी का सही मतलब बताता हूँ। ये सुनते ही नियति की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से उसे देखने लगी। तभी अब्रम जो उसके ऊपर से उठ चुका था वो वापस से उसके ऊपर झुकने लगा। ये देखकर नियति ने जल्दी से चादर खींचकर खुद को ढांक लिया, पर तभी अब्रम ने उसकी चादर खींचकर फेंक दिया। ये देखकर नियति की आंखें बड़ी हो गई।
अब्रम उसके ऊपर झुकता ही जा रहा था। ये देखकर नियति ने उसे अपने दोनों हाथों से रोकना चाहा तो अब्रम ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कैद कर लिया। जब वो नियति के चेहरे के बहुत करीब आ गया तो ये देखकर नियति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। अब्रम की सांसें उसके गाल पर पड़ रही थीं। वो उसके बहुत करीब था। अब्रम से पहले आज तक नियति के इतना करीब कोई नहीं गया था। वो अपनी बड़ी धड़कनों को संभालते हुए खुद में ही सिमटी हुई थी। जब अब्रम की नाक ने उसके गाल को छुआ तो नियति की जैसे धड़कनें रुक गईं। उसने अचानक ही अपनी बंद आंखों को खोल दिया। तभी उसे अपने कान में अब्रम की गहरी आवाज सुनाई दी, दोबारा ये कभी मत कहना, वरना वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। सुनकर नियति की आंखें फिर से बंद हो गईं और वो सिसकने लगी। जब थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और अब्रम को देखा तो वो वहां से जा चुका था। उसे न देखकर नियति ने गहरी सांस ली और उठकर बैठ गई। उसके गले में उसका दुपट्टा था। फिर उसने धीरे से अपने एक हाथ से उस गाल को छुआ तो उसे अब्रम के छूने का एहसास हुआ। उसी पर नियति का दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगा। जब अब्रम फ्रेश होकर आया तब भी नियति बेड पर ही बैठी थी। उसे अभी तक बैठे देखकर अब्रम ने कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हुए कहा, अब क्या वहीं बैठी रहोगी? जल्दी से उठो और फ्रेश होकर कुछ ढंग के कपड़े पहनो। मोम तुम्हें ऐसे देखेंगी तो 100 सवाल करेगी। क्यों अब्रम अपनी मोम से अपनी शादी का सच छुपाना चाहता है? क्या नियति अब्रम का साथ देगी? क्या नफरत और गुस्से की दीवार को गिराकर अब्रम नियति से कर पाएगा प्यार? कल से नियति और अब्रम के रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी।